Hello, students, and welcome to Prep IAS. I'm Shibhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSE prelims, and the topic for this particular lecture is going to be language and literature. So let's begin. स्टूडेंट्स, अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो हम जानते हैं कि इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं। इन भाषाओं को पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, इंडिया के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स हैं जिसमें इसकी भाषाओं को ऑर्गेनाइज किया गया है, जैसे कि इंडो आर्यन, द्रविडियन, सिनो तिबेटियन, नीग्रोइड, ऑस्ट्रिक एंड अदर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंडो आर्यन और द्रविडियन। आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है, जो भाषाएं बोल रही है, वो इन दोनों ग्रुप्स के अंदर सिमट जाती है, दैट इज इंडो आर्यन एंड द्रविडियन। तो इस पे फोकस रखते हुए लैंग्वेज का डेवलपमेंट देखते हैं इंडिया के अंदर। सबसे पहले इंडो आर्यन ग्रुप की बात करते हैं। इंडो आर्यन ग्रुप को स्टूडेंट्स इंडिया में लार्जेस्ट लैंग्वेज ग्रुप माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि भाई 74% ऑफ इंडियंस जो हैं वो इंडो आर्यन ग्रुप की जो लैंग्वेजेस हैं वही बोलते हैं। यहाँ पे इंडो आर्यन ग्रुप को फर्दर 3 पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है, दैट इज ओल्ड इंडो आर्यन, मिडिल इंडो आर्यन और मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप। ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप के अंदर जो लैंग्वेज आती है स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट ओनली द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया बट इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, एंड दिस इज संस्कृत। तो ओल्ड इंडो आर्यन के अंदर हमारे पास संस्कृत लैंग्वेज है, और इसके तहत जो भी लिटरेचर बनी है उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। इसके बाद में आता है हमारा मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप। मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसके तहत हम देखते हैं कि भाई प्राकृत लैंग्वेज का 600 BC से 1000 AD के बीच में डेवलपमेंट हुआ। तो प्राकृत लैंग्वेज के अंदर फर्दर क्या डायलेक्ट्स आती हैं वो देखेंगे, और इसके तहत क्या लिटरेचर बनी इसका डिस्कशन करेंगे। मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो 1000 AD के बाद में स्टूडेंट्स हम देखने लगते हैं कि मॉडर्न इंडो आर्यन की लैंग्वेजेस बनने लगती हैं, और ये वो लैंग्वेजेस हैं जो आज तक हम यूज कर रहे हैं। इस ग्रुप के अंदर हमारी मॉडर्न लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे कि हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, उड़िया, उर्दू, राजस्थानी, राजस्थानी एज इन मारवाड़ी, पंजाबी, सिंधी एटसेट्रा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो सारी लैंग्वेजेस हैं ये सब हमारे मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप में आती हैं, और ये आज भी यूज हो रही हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं लैंग्वेजेस को बोल रही है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इंडो आर्यन ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये जो लैंग्वेजेस हैं ये नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर ज्यादा बोली जाती है। अगर हम संस्कृत लैंग्वेज की स्टूडेंट्स बात करें तो संस्कृत लैंग्वेज की जो ग्रामर है उसके ऊपर जो पहली किताब लिखी गई थी वो थी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 400 BC में, और इस किताब को लिखा था पाणिनि ने। पाणिनि की अगर हम बात करें तो जो किताब उन्होंने लिखी है उसका नाम है अष्टध्यायी, और इसको संस्कृत ग्रामर की ओल्डेस्ट किताब माना जाता है, जिससे हम इस लैंग्वेज का ग्रामेटिकल डेवलपमेंट देखते हैं। संस्कृत के अंदर स्टूडेंट्स अगर हम लिटरेचर की बात करें तो ओल्डेस्ट लिटरेचर जो प्रोड्यूस हुई है वो है हमारी वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर में हमारे वेद आते हैं, वेद से एसोसिएटेड ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण के साथ हमारे पास आरण्यक आते हैं, आरण्यक के अलावा हमारे पास में उपनिषद आते हैं। इन सब का अच्छे से डिस्कशन किया जाएगा अभी आगे की स्लाइड्स में। तो ये तो हमारी ओल्डेस्ट डेवलपमेंट हो गई वैदिक लिटरेचर की, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में हुई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो हमारे हेट्रोडॉक्स रिलीजन्स आए हैं, जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म हो गया, जब हम उनकी स्टार्टिंग में बात करते हैं, खास करके बुद्धिज्म की अगर हम अर्ली डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बुद्धा ने अपनी जो प्रीचिंग करी, अपनी रिलीजियस फिलॉसफी को जो प्रचार प्रसार किया है वो लोकल डायलेक्ट्स में किया है। आप देखेंगे लोकल लैंग्वेज यानी कि पाली भाषा के अंदर किया है। लेकिन हम देखते हैं फर्स्ट सेंचुरी एडी आते आते क्या हो जाता है, महायान बुद्धिज्म आ जाता है, जिसमें बुद्धा को भगवान की तरह मूर्ति के फॉर्म में पूजा जाने लगता है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक मेजर चेंज महायान बुद्धिज्म के आते आते क्या होता है, बुद्धिज्म के अंदर हम देखते हैं संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिटरेचर बनने लगती है। तो यहाँ पे हमारे पास वैदिक लिटरेचर के अलावा और क्या है, हमारे पास में संस्कृत लैंग्वेज में महायान बुद्धिज्म से एसोसिएटेड बुद्धिस्ट लिटरेचर है। संस्कृत जो लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, इस भाषा की जो खासियत है वो ये है दैट दिस इज द ओनली लैंग्वेज इन इंडिया विच इज ट्रांसेंडेड द बैरियर्स ऑफ रीजन प्लस रिलीजन।
हम देखेंगे मल्टीपल रिलीजन्स, जैसे कि हमारे पास में हिंदुइज्म तो है ही, उसके अलावा बुद्धिज्म, इसके अंदर भी आपको संस्कृत की किताबें मिल जाएंगी। ऑन दी अदर हैंड रीजन की अगर हम बात करें तो नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, आप देखेंगे हर जगह एक समय पर संस्कृत जरूर यूज करी गई है। सो दिस इज वन लैंग्वेज विच हैज ट्रांसेंडेड ऑल द बैरियर्स, ऑल द रीजनल बाउंड्रीज इन आवर कंट्री। अपार्ट फ्रॉम द वैदिक लिटरेचर स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि गुप्ता पीरियड आते आते हमारे एपिक्स का फॉर्मेशन होता है। एपिक्स क्या है भाई? रामायण हो गया, और रामायण के अलावा हमारे पास महाभारत हो गई। तो ये जो दोनों महाकाव्य यानी कि एपिक हैं, ये भी संस्कृत लिटरेचर में बने हैं। ये सब तो हो गई भाई रिलीजियस लिटरेचर की, भाई बुद्धिज्म से रिलेटेड किताबें हो गई, वेद हो गए, रामायण महाभारत हो गई, तो इसको अपन कहते हैं रिलीजियस लिटरेचर। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में संस्कृत लैंग्वेज में बहुत सारी सेक्युलर लिटरेचर भी है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? जो रिलीजियस नहीं होती वो सेक्युलर होती है, यानी कि वो किताबें जिनके अंदर भगवान से रिलेटेड कोई बातें नहीं है, उसको अपन सेक्युलर लिटरेचर कहते हैं। सेक्युलर लिटरेचर में स्टूडेंट्स आपके एंटरटेनमेंट की किताबें आ सकती हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई ड्रामा, नाटक, आर्ट फॉर्म, इन सब के ऊपर अगर कोई किताब लिखी गई है तो वो सेक्युलर हो गई। उसके अलावा आप देखेंगे हमारी एकेडमिक किताबें जो हो गई, एकेडमिक के अंदर क्या हो गया भाई? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, लॉ, ये सारी जो किताबें हो गई, इनको हम एकेडमिक किताबें बोलते हैं, जो कि सेक्युलर होती हैं नेचर में। तो ये सारी जो किताबें हैं, ये भी हमने संस्कृत भाषा में बनती हुई देखी हैं, खास करके गुप्ता पीरियड से। गुप्ता पीरियड में स्टूडेंट सेक्युलर लिटरेचर के तहत बहुत सारे प्ले लिखे गए हैं। इन प्ले की जो खासियत थी स्टूडेंट्स, इसको हमने थिएटर में भी डिस्कस किया है, और वो खासियत ये है कि यहाँ पे एक ही प्ले के अंदर दो लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं, जिसमें हम देखते हैं जो हायर वर्ण के मेन हैं उनके डायलॉग संस्कृत के अंदर हैं, जबकि हमारे जो शूद्र हो गए और विमेन हो गई, इनको क्योंकि इनका सोशल स्टेटस नीचे है, इनको लोअर कैटेगरी में रखा जाता है, इस वजह से इनके डायलॉग्स प्राकृत में दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक तो लैंग्वेज को भी दर्जा दिया जा रहा है, और उस लैंग्वेज के थ्रू लोगों को भी दर्जा दिया जा रहा है। संस्कृत के अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप की जो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज आती है, उसे हम कहते हैं प्राकृत। प्राकृत की खूबसूरती ये है स्टूडेंट्स की संस्कृत की तरह इसके अंदर बहुत ज्यादा भारी रूल्स नहीं है। मोर ओवर स्टूडेंट्स, इस लैंग्वेज को कॉमन लोगों के साथ एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि दिस इज नॉट द लैंग्वेज विच वॉज ओनली restricted to the elite class, that is the Brahmins. Now the elite language was Sanskrit, and it was only restricted, the education, the access to Sanskrit is something that was only restricted to the upper वर्ण। जो लोअर वर्ण के लोग हो गए वो नॉर्मल इजी भाषा बोलते थे, जिसे हम कहते हैं प्राकृत। प्राकृत की स्टूडेंट्स अगर बात करी जाए तो प्राकृत एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है? ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर मल्टीपल डायलेक्ट्स इनकॉर्पोरेट करी जाती हैं। सो प्राकृत इज एन अम्ब्रेला टर्म विच इनकॉर्पोरेट्स मल्टीपल डायलेक्ट्स, ठीक है? तो ये यहाँ पे बाकियों से अलग हो गई क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आज हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर आप देखेंगे सब हिंदी बोलते हैं, लेकिन राजस्थान में अलग तरह से हिंदी बोल रहे हैं, हरियाणा में अलग तरह से हिंदी बोल रहे हैं, तो ये डिफरेंस होता है डायलेक्ट का। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राकृत के अंदर डायलेक्ट बेसिस पे हमारे पास पाली आ गई, मगधी प्राकृत आ गई जिसको अर्ध मगधी भी बोला जाता है। उसके अलावा हमारे पास एक और डायलेक्ट है जिसे कहते हैं शौरासेनी। उसके अलावा हमारे पास है महाराष्ट्री प्राकृत। इस वजह से हम इसको एक अम्ब्रेला टर्म कह रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल डायलेक्ट्स आती हैं। प्राकृत के अलावा स्टूडेंट, संस्कृत और प्राकृत के अलावा हम देखते हैं कि 6 से 7 सेंचुरी एडी के बीच में हमारे पास में एक और लैंग्वेज डेवलप होती है जिसे कहा जाता है अपभ्रंशा। अपभ्रंशा को लिटरली अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है दैट लैंग्वेज विच इज करप्ट एंड इट इज नॉन ग्रामेटिकल। यानी कि अगर हम संस्कृत और प्राकृत को कंपेयर करें तो अपभ्रंशा जो है ये इनके कंपैरिजन में और कम रूल्स के साथ बोली जाती है और ज्यादा आसान है, और इसमें ग्रामर जो है इसका कोई बहुत मेजर रोल नहीं है। अगेन स्टूडेंट्स, अपभ्रंशा को भी प्राकृत की तरह एक अम्ब्रेला टर्म माना जा सकता है जिसके अंदर मल्टीपल डायलेक्ट्स इंक्लूड करी जाती हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे अपभ्रंशा जो है वो संस्कृत और प्राकृत के कंपैरिजन में अलग है और इसके अंदर कई सारी डायलेक्ट्स इंक्लूड हो रही हैं।
अपभ्रंशा के लिए माना जाता है स्टूडेंट्स कि ये एक ट्रांजिशन था मिडिल से मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप की लैंग्वेजेस का। तो जब हम प्राकृत से नई लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी, एसमीज, उर्दू इनकी तरफ चलने लगे, तो इस ट्रांजिशन के बीच में हम देखते हैं जो भाषा बोली जा रही है उसे हम कह रहे हैं अपभ्रंशा। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अपभ्रंशा लैंग्वेज में दिया गया है जैन मंक्स और स्कॉलर्स के द्वारा, जो कि अपनी लिटरेचर, अपनी रिलीजियस जो लिटरेचर है उसको इस भाषा में लिखा करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट किताबों के नाम स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास है महापुराण, जिसको पुष्प दंत ने लिखा है और ये दिगंबर सेक्ट जो है जैन की उससे एसोसिएटेड है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास धनपाल की एक किताब है जिसका नाम है भविष्यत कहा। तो ये जो एक और किताब है जैन मंक्स की ही है ये, और अगेन हम देखते हैं अपभ्रंशा लैंग्वेज में लिखी गई है, और ये दो पॉपुलर किताबें हैं अपने राइटर्स के साथ। अपभ्रंशा, संस्कृत, प्राकृत, ये अपन ने क्या देख लिया भाई, हमने देखा आर्यन लैंग्वेजेस जो हैं हमारे पास, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस जो हैं उसके अंदर मेजर लैंग्वेजेस कौन सी चल रही थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो साउथ इंडिया के तरफ हमारा डेक्कन और साउथ जो हो गया, वहां पर हम देखते हैं कि द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप जो है वो फ्लरिश कर रहा है। बिल्कुल जैसे हमारे पास में इंडो आर्यन तीन पार्ट में तोड़ा जा सकता है, उसी तरह से हम द्रविडियन ग्रुप जो है इसको भी तीन मेजर ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। वहां पे स्टूडेंट्स जब हम इंडो आर्यन की बात करते हैं तो हमने टाइमलाइन के बेसिस पे उसके ग्रुप तोड़े हैं, जबकि द्रविडियन लैंग्वेजेस को हम रीजन वाइज क्लासिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसा माना जाता है कि द्रविडियन ग्रुप के अंदर अराउंड 21 लैंग्वेजेस हैं, 21 भाषाएं हैं। इसको तीन ग्रुप्स के अंदर ब्रॉडली कैटेगराइज किया जा सकता है, दैट इज नदर्न ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप एंड सदर्न ग्रुप। नदर्न ग्रुप के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसके अंदर तीन मेजर लैंग्वेजेस हैं, दैट इज ब्रहुई, माल्टू एंड कुरुख। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने आपको ये कौन से एरियाज में बोली जाती हैं इसका भी एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। हम क्या करेंगे, हमारा फोकस ये बोल्ड वाले पॉइंट्स पर होना चाहिए। इसके अलावा जो बोल्ड नहीं है उनको एक बार के लिए रीड कर लें, बट अगेन स्टूडेंट्स इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिसाइड्स यूपीएससी क्या है, थोड़ा सरफेस लेवल के क्वेश्चंस पूछती है। अगर बहुत डेप्थ में आ गया तो छोड़ने वाला क्वेश्चन हो गया स्ट्रैटेजी वाइज, अदरवाइज आप देखेंगे मेजरली सरफेस लेवल क्वेश्चन आता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम ब्रहुई की बात करें तो इसको बलूचिस्तान में बोला जाता है। माल्टो जो है ये ट्राइबल एरियाज में बोली जाती है, बंगाल के, उड़ीसा के, और कुरुख की अगर हम बात करें तो ये हमें इन सारे स्टेट्स में देखने को मिलती है। ट्राइबल लैंग्वेजेस के ऊपर स्टूडेंट जरूर फोकस करेंगे। एक्चुअली हमारे पास में 2021 में भी एक क्वेश्चन आ गया था कि भाई हो, हल्बी और कुई ये तीनों क्या हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जब हम सेंट्रल ग्रुप की तरफ आते हैं तो इसमें 11 लैंग्वेजेस हैं, और ऑलमोस्ट सारी की सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो ट्राइबल हैं, जैसे कि गोंडी, खोंड, कुई, और इसके ऊपर सवाल आया था हमारे पास। उसके अलावा हो गई मांडा, परजी, गदाबा, कोलामी, पेंगो, नाइकी, कुवी, और उसके अलावा हमारे पास है तेलुगु। सेंट्रल ग्रुप में से स्टूडेंट सिर्फ तेलुगु एक ऐसी लैंग्वेज है जो एक सिविलाइज्ड लैंग्वेज बनी, और अब आज के टाइम में ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रीजन के अंदर वाइडली यूज करी जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्योंकि ये सब ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं इसीलिए मैंने इनको बोल्ड भी कर रखा है। इनके नाम आप ठीक से याद रखें क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आने की लाइक्लीहुड होती है। फाइनली स्टूडेंट्स हमारा तीसरा ग्रुप है विच इज दी सदर्न ग्रुप। सदर्न ग्रुप की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो इसके अंदर हमारे पास चार मेजर लैंग्वेजेस आती हैं, दैट इज तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। इसके अलावा हमारे पास कुछ और लैंग्वेजेस भी हैं जैसे कि तुलु, तोडा, कोटा एंड कोडागु। However, students, these are the four most important languages in the southern group of Dravidian languages, and these are the languages which are widely spoken in the contemporary times in the states of South India. इसमें से स्टूडेंट्स तमिल नीड्स नो इंट्रोडक्शन एट ऑल। तमिल की अगर हम बात करें तो तमिल वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस मानी जाती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे तमिल लैंग्वेज जो है संगम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। इनफैक्ट हमारी जो पूरी संगम लिटरेचर बनी है वो तमिल लैंग्वेज के अंडर बनी हुई है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम तमिल लैंग्वेज की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया संगम लिटरेचर। इसको स्टूडेंट्स हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको संगम लिटरेचर रेफर करनी है तो आप एंशियंट इंडिया वाली जो प्लेलिस्ट है क्रैश कोर्स वाली उसमें जाएंगे, और हमारा जो आर्टिकल, हमारा जो लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ डीप साउथ,
6th या 7th लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ डीप साउथ, उसको रेफर करेंगे। उसमें हमने ऑलरेडी संगम लिटरेचर जो है उसको डिटेल में पढ़ रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको रिपीट नहीं करूंगी। तमिल तो ओल्डेस्ट हो गई और यंगेस्ट हो गई अपनी मलयालम। ऑन दी अदर हैंड स्टूडेंट्स, अगर हम तेलुगु की बात करें तो न्यूमेरिकली सबसे ज्यादा लोग जिस लैंग्वेज को बोल रहे हैं साउथ इंडिया में वो हो गई तेलुगु। तो हमने इन सब की अपनी अपनी खासियत जो है उसको देख लिया है। अगेन स्टूडेंट्स, संगम लिटरेचर का डिस्कशन हम कर चुके हैं एंशिएंट इंडिया के क्रैश कोर्स में। हिस्ट्री ऑफ डीप साउथ में आप जाएंगे, संगम पीरियड जो है हमारा, उसके अंदर अच्छे से इसका डिस्कशन हो रखा है। तो अगर आपको दोबारा रेफर करना है तो आप उस वीडियो को देख लें। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं विच इज ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया। अभी तक हमने क्या देख लिया, अभी तक हमने इंडिया में लैंग्वेज डेवलपमेंट देख लिया है कि भाई जो मेजर डेवलपमेंट हुआ है लैंग्वेजेस का, उसमें ओल्डेस्ट कौन सी है। ग्रुप डिवीजन की अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन से दो मेजर ग्रुप हैं, इंडो आर्यन और द्रविडियन, और उनके तहत सबसे पॉपुलर लैंग्वेजेस कौन सी है, जैसे कि संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु एटसेट्रा। और जो हमारी कंटेम्प्ररी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं जैसे कि एसमीज हो गई, हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, ये मॉडर्न का पार्ट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले हम लोग कुछ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे और फिर इसके बाद आगे बढ़ के संस्कृत के अंदर क्या किताबें बनी, प्राकृत के अंदर क्या किताबें बनी, तेलुगु के अंदर, कन्नड़ के अंदर, हर लैंग्वेज को एक एक करके डील करेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर मेजर क्या किताबें बनी हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक होता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया और एक होता है क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे और फिर उस पार्ट को हम कवर करेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स अगर बात करी जाए तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक एक्ट है जिसे कहा जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963। ये एक्ट हमें बताती है कि हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसी के साथ साथ ये एक्ट हमें ये भी बताती है कि इंग्लिश जो भाषा है उसको सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है यूनियन में। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक प्रोविजन देती है कि हर इंडियन स्टेट जो है वो अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज कम्युनिकेशंस के लिए चूज कर सकता है स्टेट के लेवल पर। ये चीज स्टूडेंट्स इसलिए करी गई थी क्योंकि अगर हम सिर्फ हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन और स्टेट दोनों की बना देते तो हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो हिंदी बोलती ही नहीं है और इस वजह से झगड़े भी हुए थे। और इसलिए हम देखते हैं ये एक्स्ट्रा प्रोविजन डाल दिया गया जिसमें हम देखते हैं कि स्टेट लेवल पर आपको अथॉरिटी है कि आप चाहें तो अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज चूज करने के लिए जो हमें प्रोविजन दिया गया है वो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th स्केड्यूल है उसमें जो लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं फॉर ऑफिशियल पर्पस। हाउएवर स्टूडेंट्स, इट विल बी इंपॉर्टेंट टू नोट कि अगर आप 8th स्केड्यूल के बाहर भी, अगर आप 8th स्केड्यूल के बाहर भी कोई और लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको परमिट करती है। इनिशियली स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास 14 लैंग्वेजेस थी विच वर सिलेक्टेड अंडर 8th स्केड्यूल और अब हमारे पास ऑलमोस्ट 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि स्केड्यूल का पार्ट है। अगेन स्टूडेंट्स, याद रखने वाली बात क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपको जो 8th स्केड्यूल के अंदर लैंग्वेजेस हैं उन्हीं को चूज करना पड़ेगा स्टेट लेवल पर, आप उसके बाहर भी कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली स्टूडेंट्स आप देखेंगे इस ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट से हमें ये पता चलता है कि इंडिया की एक ऑफिशियल लैंग्वेज तो है लेकिन इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी एक्ट हमारे देश की कोई नेशनल लैंग्वेज को डिफाइन नहीं करती है। ऑन दी अदर हैंड हमने देखा कि यूनियन की तो हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन स्टेट्स जो हैं वो फ्री हैं कोई भी लैंग्वेज को अडॉप्ट करने के लिए जो कि 8th स्केड्यूल का पार्ट हो भी सकती है और अगर नहीं भी है तो भी उनको अलाउड है। इसी पॉइंट को स्टूडेंट्स हमने यहाँ लिख रखा है, दैट इज द लैंग्वेज टू बी अडॉप्टेड बाय द स्टेट्स नीड नॉट बी वन ऑफ दोज विच आर लिस्टेड इन द 8th स्केड्यूल, दे कैन चूज एनी लैंग्वेज विच एवर प्लीजेस देम। ऑलराइट, इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज के अलावा जो दूसरा मेजर कॉन्सेप्ट है वो है क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया। क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए कुछ हमारे पास क्राइटेरियाज होते हैं, अगर कोई लैंग्वेज उन्हें फुलफिल कर रही है तो उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाता है।
क्राइटेरियाज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको ऐसे क्राइटेरियाज को कोई रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको अंदाज से बता देती हूँ। क्राइटेरियाज के अंदर क्या होता है कि भाई बहुत ही एक्सटेंट लिटरेचर लिखी हुई होनी चाहिए उसके अंदर। एक्सटेंट का मतलब बहुत हैवी क्वांटिटी के अंदर हमारे पास लिटरेचर लिखी होनी चाहिए कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में। उसके अलावा जो लैंग्वेज है वो बहुत ही एंटीक होनी चाहिए, यानी कि बहुत ही ज्यादा पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उस लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे सकते हैं। मोर ओवर स्टूडेंट्स, उसके ऊपर कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो इसके तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनको अगर कोई लैंग्वेज फुलफिल करती है तो हम उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देते हैं। इसके तहत स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इंडिया में अभी तक 6 लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया हुआ है, और इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है। सिर्फ 6 लैंग्वेज हैं, इनको हमने ऑलरेडी क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर रखा है, तो आप इसको याद ही इस फॉर्मेट में कर लेंगे। सबसे पहले दर्जा मिला तमिल को 2004 में, फिर संस्कृत को 2005 में, फिर तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। उड़िया को स्टूडेंट्स क्योंकि 2014 के अंदर क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला था, इस वजह से हम देखते हैं 2015 के ही पेपर में, 14 या 15 के पेपर में ये सेम क्वेश्चन आ गया था कि भाई रिसेंटली कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलने से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो लैंग्वेज होती है उसको कुछ फायदा हो जाता है, क्योंकि सरकार उसके लिए कुछ फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स करती है जिससे वो लैंग्वेज फ्लरिश करे, और इसी वजह से हम बिड करते हैं कि भाई कोई लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल जाए। अब स्टूडेंट्स हम सिंपली आगे चलेंगे और जितनी भी हमने मेजर लैंग्वेजेस देखी हैं उनके अंदर क्या कॉम्पोजिशंस हुए हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विथ संस्कृत। संस्कृत में स्टूडेंट्स हम शुरुआत करेंगे जो हमारे पास सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर है उससे, दैट इज योर वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले तो आते हैं हमारे 4 मेजर वेद, विच इज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं वेद जो हैं वो वैदिक ऋषियों ने, और उसके अलावा हमारे पास फीमेल पोएटेसेस भी हैं जिन्होंने मिलकर संस्कृत के अंदर वैदिक लिटरेचर को लिखा था। और यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस जो है वो यज्ञ यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस को दी जाती है। ऋग्वेद की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ऋग्वेद सबसे पहले बनी थी। हम जानते हैं वैदिक पीरियड को 2 पार्ट में तोड़ा जा सकता है, ऋग्वेदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ऋग्वेद बनी है, इट इज द ओल्डेस्ट अमंग्स द 4। और ऋग्वेद जो है स्टूडेंट्स ये 10 मंडल और 1028 सूक्तों के अंदर टूटी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे कि इसके जो थीम्स हैं उसके अंदर हमें लाइफ, डेथ, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, मल्टीपल सैक्रिफाइसेस टू द नेचर गॉड्स एंड गॉडेसेस, और उसके अलावा सोम जो कि एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक होती थी, इन सब का रेफरेंस देखने को मिलता है। जिन भगवानों को ऋग्वेद सबसे ज्यादा डेडिकेट करती है अपनी ऋचाएं या अपनी हिम्स, वो हैं इंद्र, अग्नि, मित्र और वरुण। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमें फीमेल गॉडेसेस का भी मेंशन मिलता है, जैसे कि उषा, अदिति और लक्ष्मी। उषा और अदिति की बात करें तो दीज आर कंसिडर्ड एज द गॉडेसेस ऑफ डॉन। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो हमारा तीसरा मंडल है उसके अंदर से हमें गायत्री मंत्र मिलता है जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है, और इसको विश्वामित्र नाम के एक बहुत ही पॉपुलर सेज थे उन्होंने कंपोज किया था। शिव भगवान का भी हमें रुद्र के टर्म से मेंशन मिलता है, लेकिन ये यहाँ पर एक माइनर डेटी है, इनकी यहाँ पर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इंद्र और अग्नि की। ऋग्वेद की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें हमें ब्रह्मा जी का कोई भी मेंशन नहीं मिलता। एक और बात स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो 10 मंडल हैं इसमें से पहला और जो हमारा लास्ट मंडल है, फर्स्ट और 10th मंडल जो है वो सबसे रीसेंट एडिशन है। इनफैक्ट ये दोनों जो हैं ये लेटर वैदिक पीरियड के अंदर बने थे, जबकि 2nd से 9th जो मंडल है वो हमारा ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर बना है। ऋग्वेद के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आती है सामवेद, जिसको ऋग्वेद का ही एक्सटेंशन माना जाता है, और इसमें सिर्फ 75 नए सूक्त ऐड किए गए। जैसा कि हमने क्लासिकल म्यूजिक में भी देखा स्टूडेंट्स, हमारे को म्यूजिक का जो सबसे पहला रेफरेंस किताबों से मिलता है वो हमें सामवेद से ही मिलता है, जिसके अंदर हमारे को बहुत सारी हिम्स और राग यानी कि म्यूजिकल नोट्स जो हैं उनका नोटेशन यहाँ पर मिलता है।
ये जो किताब है स्टूडेंट्स, ये लिरिकल है नेचर में, यानी कि इसके जो सूक्त हैं उनको गाया जाता है, और इसी वजह से इसको पॉपुलरली बुक ऑफ चांट्स भी कहा जाता था। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि सामवेद के अंदर जो ज्यादातर हिम्स हैं वो सूर्य भगवान को अर्पित हैं। सामवेद के अंदर स्टूडेंट्स हमारी जो एक हिस्टोरिक नदी है सरस्वती नदी जो है, उसके अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का भी मेंशन मिलता है। सामवेद के बाद हमारे पास है यजुर्वेद, और यजुर्वेद के अंदर आप देखेंगे रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस जो हैं उनको की थीम रखा गया है, और ये ऋषि मुनियों के लिए एक गाइड होती थी कि भाई सैक्रिफाइसेस इन रिचुअल्स को कंडक्ट कैसे करना है, और इसी वजह से ज्यादातर जो सूक्त हैं वो यज्ञ या यज्ञ करने की विधियों से एसोसिएटेड है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे को एक क्रॉप दैट इज राइस, इसका भी मेंशन मिलता है, और यहाँ पे चावल को व्रीहि के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास में आती है अथर्ववेद, और अथर्ववेद जो है वो दो ऋषियों से एसोसिएटेड है, अथर्व और अंगीरा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये इकलौती ऐसी वेद है जिसको नॉन आर्यन ट्रेडिशन के साथ एसोसिएट किया जाता है, यानी कि बाकी तीन ऐसा माना जाता है आर्यों ने बनाई, और अथर्ववेद नॉन आर्यंस जो थे उन्होंने बनाई थी। ये जो किताब है स्टूडेंट्स, इसकी जो थीम है वो भी बाकी तीनों वेदों से काफी अलग है। इसके अंदर हम देखते हैं हमें बहुत सारे चार्म्स और स्पेल्स मिलते हैं जो कि बीमारियों को हटाने के लिए यूज किए जाते थे। इस अथर्ववेद को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मवेद। ब्रह्मवेद हम स्टूडेंट्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो प्रीस्ट अथर्ववेद से एसोसिएटेड हैं उनका नाम है ब्रह्मा, और इसको ब्रह्मा जो प्रीस्ट हैं उनको बाकी चारों वेदों के बाकी तीनों वेदों के कंपैरिजन में सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे अथर्ववेद के अंदर हमारे को वैदिक पीरियड की जो दो मेजर असेंबलीज हैं, सभा और समिति, इनका मेंशन मिलता है, और प्रजापति जो कि हमारे पास में लेटर वैदिक पीरियड के अंदर एक पॉपुलर गॉड बन जाते हैं, प्रजापति द क्रिएटर, उनकी बेटियां माना जाता है। वैदिक लिटरेचर में स्टूडेंट्स चार वेदों के अलावा हमारे पास में और जो किताबें हैं उसके अंदर एक पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं वेदांग। वेदांग क्या होते हैं? बेसिकली वेदांग का मतलब हो गया वेद के अंग। तो वेदों को पढ़ने के लिए हमारे को कुछ प्रायर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट्स, अगर आपको लेट्स से इंग्लिश के अंदर कोई पैराग्राफ लिखना है तो आपको इंग्लिश के अल्फाबेट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले आपको एडिशन करना आना चाहिए। उसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपको वेद पढ़ने हैं तो उसके लिए हमारे को कुछ प्रायर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और उसके लिए वेदांगों को पढ़ा जाता है, एंड दीज आर द लिम्स और द ब्रांचेस ऑफ वेदास। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये ओरिजिनल वेदों को सप्लीमेंट करती हैं और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में बात करती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास 6 वेदांग हैं, जिसमें एक है शिक्षा जो कि एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है, निरुक्त यानी कि एटमोलॉजी, एटमोलॉजी का मतलब होता है किसी भी शब्द का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक वेदांग में डील किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास है छंद यानी कि मेट्रिक्स। मेट्रिक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आप देखेंगे हमारे जो वैदिक हिम्स हैं उनको एक पर्टिकुलर वे में गाया जाता है। आज भी हमारे पास में मान लीजिए कि कोई भी मंत्र है, तो मंत्र की अगर हम बात करें तो मंत्र को ऐसा नहीं कि बस बोल दिया, वो एक पर्टिकुलर तरीके से बोला जाता है। 2 लाइन बोलते हैं फिर पॉज आता है, फिर 2 लाइन बोलते हैं फिर पॉज आता है। तो ये जो मेट्रिक्स है, ये जो कैलकुलेशन है, इसको छंद बोला जाता है, और इसका ज्ञान हमें पहले होना चाहिए और फिर वेद पढ़े जाते हैं। एक और वेदांग है स्टूडेंट्स हमारे पास ज्योतिष, जो कि एस्ट्रोनॉमी से एसोसिएटेड है। उसके अलावा हमारे पास है व्याकरण जो कि ग्रामर है, और ग्रामर के अंदर पहली किताब कौन सी थी भाई? पाणिनि की अष्टाध्यायी। और उसके अलावा जो हमारे पास छठा वेदांग है उसका नाम है कल्प, जो कि रिचुअल से एसोसिएटेड होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जब हम समय में आगे बढ़ते हैं, लेटर वैदिक पीरियड से भी और आगे जाते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स आते हैं जो इन सब्जेक्ट्स को उठाकर उनके ऊपर आगे और काम करना शुरू करते हैं, और इसी वजह से इसको सूत्र लिटरेचर बोला जाता है। सूत्र का मतलब क्या होता है? सूत्र बेसिकली एक धागा होता है, और धागे के अंदर जैसे मोती पिरोए जाते हैं, उसी तरह से आप देखेंगे ये धागा क्या हो गया? ये धागा एक सब्जेक्ट हो गया, मान लीजिए मैथ्स, ठीक है। धागा क्या हो गया? आपके लिए मैथ्स हो गया। और स्कॉलर्स हमारे पास में क्या कर रहे हैं? जैसे मोती पिरोए जाते हैं उसी तरह से कमेंट्री के फॉर्म में फर्दर इंफॉर्मेशन इस सूत्र के अंदर पिरोए जा रहे हैं। तो मैथ्स के ऊपर एक के बाद एक जो किताबें लिखी गई हैं उसे हम सूत्र लिटरेचर कहेंगे। तो ये सबसे इजीएस्ट वे हुआ इस बात को समझने का।
जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, अगर हम वेदांग की बात करें, उसमें स्पेसिफिकली अगर हम व्याकरण की बात करें, तो व्याकरण के तहत जो हमारे पास सबसे पहली किताब लिखी गई है वो है पाणिनि की अष्टाध्यायी, जिसका की टॉपिक क्या है? संस्कृत ग्रामर। वेद और वेदांग के अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे, हम संस्कृत लिटरेचर जो है इसको दो मेजर पार्ट में तोड़ सकते हैं, विच इज योर श्रुति लिटरेचर एंड स्मृति लिटरेचर। श्रुति लिटरेचर क्या होती है? श्रुति लिटरेचर वो होती है विच इज हर्ड बाय द सेजेस एंड द मुनीस। सो बेसिकली श्रुति लिटरेचर ऐसा माना जाता है जो भगवान ने खुद आके ऋषि मुनियों को रिवील करी है, और इसके अंदर आते हैं हमारे चारों वेद, वेदों से एसोसिएटेड ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। स्मृति लिटरेचर क्या होती है? स्मृति लिटरेचर वो होती है जिसको हम याद करके और फिर लिखते हैं, और इसके अंदर हमारी स्मृतियां आती हैं, जैसे कि मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति। इतिहास पुराण का ट्रेडिशन हो गया, इतिहास पुराण में आपके एपिक्स आते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास में बचे हुए पुराण हो गए, जैसे कि शिव पुराण हो गया, अग्नि पुराण हो गया, एक्सेट्रा। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम अपनी श्रुति लिटरेचर के अंदर जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं इनका डिस्कशन करेंगे, और फिर स्मृति लिटरेचर के तहत हम लोग हमारे एपिक और पुराण का डिस्कशन करेंगे। ब्राह्मण की स्टूडेंट्स अगर बात करी जाए तो ये हमारी श्रुति लिटरेचर का यानी कि रिवील्ड नॉलेज का पार्ट है। ऐसा माना जाता है कि हर ब्राह्मण के साथ, हर वेद के साथ कुछ ब्राह्मण एसोसिएटेड होते हैं। अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो बेसिकली ये हर वेद के ऊपर एक कमेंट्री है। कमेंट्री के अंदर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं अगेन क्या होता है कि उसी टॉपिक के ऊपर फर्दर इलेबोरेशन किया जा रहा है आगे आने वाले स्कॉलर्स के द्वारा। ब्राह्मणों के अंदर बेसिकली हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि किसी भी रिचुअल या सैक्रिफाइस को प्रॉपरली कैसे कंडक्ट करना है, और उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे को हर रिचुअल की सोशल रेलेवेंस, सोशल इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें ब्राह्मण बताते हैं। ब्राह्मण के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास में आते हैं आरण्यक। आरण्यक की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण्स का जो लास्ट पोर्शन होता है, लास्ट के जो पोर्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं आरण्यक। तो मान लीजिए ब्राह्मण एक बड़ी सी किताब है और उसके जो लास्ट के पोर्शन हो गए उनको कहा जाता है आरण्यक। आरण्यक के अंदर आप देखेंगे कि हमारे को अगेन रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस जो कि वेदों के अंदर लिखे गए हैं उनको अलग अलग पर्सपेक्टिव से डिस्क्राइब किया जाता है। आरण्यक का जो की टर्म है उसे हम कहते हैं आरण्य, और आरण्य का लिटरल मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट, और इस वजह से आरण्यक्स को फॉरेस्ट बुक भी कहा जाता है। इनके अंदर स्टूडेंट्स जो टॉपिक्स डील किए जाते हैं वो कंपैरेटिवली काफी डिफिकल्ट होते हैं, जैसे कि सोल क्या होती है, बर्थ और डेथ जो इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मरने के बाद क्या होता है, ये सारे जो थीम्स हैं इन आरण्यक्स के अंदर डिस्कस किया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे को रिचुअलिस्टिक इंफॉर्मेशन मिल रही है, और उसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स मिल रहे हैं, जैसे कि सोल, बर्थ, डेथ, यूनिवर्स का क्रिएशन, एटसेट्रा। क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम एक यंग एज में नहीं समझ सकते हैं, इसी वजह से ज्यादातर आरण्यक्स जो हैं वो उन लोगों को समझाए जाते थे जो कि वनप्रस्थ आश्रम में एंटर कर गए हैं, यानी कि फॉरेस्ट की तरफ रिटायर हो गए हैं और फॉरेस्ट में रह रहे हैं, और इसी कारण इन किताबों को फॉरेस्ट बुक्स भी बोला जाता है। आरण्य के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास है उपनिषद। उपनिषद कब बने? उपनिषद हमारे लेटर वैदिक पीरियड एंड होते होते बनते हैं, जब हम देखते हैं कि भाई ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट एक रिएक्शन आ रहा है, और हम ये मटीरियलिज्म और रिचुअलिज्म से दूर हटके फिलॉसफी के ऊपर फोकस करते हैं, और इसी के तहत बनते हैं हमारे उपनिषद। उपनिषद की जो एटिमोलॉजी है स्टूडेंट्स, इसमें दो शब्द आते हैं, एक है उप और दूसरा है निषद। इसको अगर हम सिंपली तोड़ें तो इसका मतलब होता है सिटिंग डाउन नियर, एंड नियर टू हु? नियर टू योर गुरु। तो हम गुरु शिष्य परंपरा के तहत जब अपने गुरु के पास बैठ के जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज सीखते हैं उसे कहा जाता है गुरु शिष्य परंपरा, और इसी के तहत उपनिषद को इम्पार्ट किया जाता है। उपनिषद को स्टूडेंट्स वेद का फाइनल पार्ट माना जाता है, वैदिक लिटरेचर का फाइनल पार्ट माना जाता है, और यहाँ पे हम कहते हैं कि वैदिक लिटरेचर कंप्लीट हो गई। अगर हम थीम्स की बात करें तो उपनिषद के अंदर बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और डिफिकल्ट डिस्कशंस किए जाते हैं, जो कि हमारे जीवन काल की सबसे अल्टीमेट फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स हैं, और इसीलिए इनको अगर इंडियन वैदिक करिकुलम का पार्ट माना जाए तो वैदिक करिकुलम के सबसे एंड में उपनिषद की थीम्स को पढ़ाया जाता है। ये जो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स, इसके अंदर कैसे सवाल आते हैं? मैं कौन हूँ?
मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। उसके अलावा हमारे पास मेटाफिजिकल क्वेश्चंस होते हैं, ब्रह्मांड कैसे बना, भगवान है या नहीं है, क्या हमारी अर्थ के अलावा और भी कहीं जीवन है। इस तरह के जो सवाल हो गए, ये कुछ हमारी फिलोसॉफिकल और मेटाफिजिकल इंक्वायरीज होती हैं, और ऐसे सवालों को उपनिषद के अंदर डील किया जाता है। और क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट डिस्कशंस हैं, इसी वजह से वैदिक करिकुलम में इनको सबसे एंड में पढ़ाया जाता है। उपनिषद की बात करें स्टूडेंट्स, तो वैसे तो हमारे पास 200 से ज्यादा नोन उपनिषद हैं, लेकिन इन्हीं उपनिषद में हमारे को एक उपनिषद मिलता है जिसका नाम है मुक्तिका उपनिषद, जो कि हमें 108 मेजर उपनिषद के बारे में बताता है। अगेन स्टूडेंट्स, अगर हम थीम्स की बात करें तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, लाइफ एंड डेथ, मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर डिफरेंस क्या है, नेचर ऑफ नॉलेज को कैसे डिराइव किया जाए, ट्रू नॉलेज क्या होती है, इस तरह के जो हमारे पास डिफिकल्ट सवाल हैं, इनको उपनिषद में डील किया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी श्रुति लिटरेचर खत्म होती है और अब शुरू होती है स्मृति लिटरेचर, दैट विच इज रिमेम्बर्ड। स्मृति लिटरेचर के अंदर हमारे एपिक और पुराण आते हैं। एपिक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो मेजर एपिक्स हैं जिनका फाइनल कंपाइलेशन गुप्ता पीरियड में 4th सेंचुरी एडी में हुआ है, एंड दीज आर रामायण एंड महाभारत। रामायण की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसको वाल्मीकि जो सेज हैं उनसे एसोसिएट किया जाता है, और इनको पॉपुलरली आदि कवि कहा जाता है। आदि कवि का मतलब होता है फर्स्ट अमंग्स द पोएट्स, एंड इसी की वजह से रामायण को आदि काव्य कहा जाता है, दैट इज फर्स्ट अमंग्स द पोएट्री, क्योंकि पोएटिक फॉर्म के अंदर लिखी गई है रामायण। रामायण की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसको भी 7 किताबों में यानी कि 7 खंडों के अंदर तोड़ा जाता है, और इसके अंदर हमें 24,000 वर्सेस देखने को मिलते हैं। रामायण के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आती है महाभारत, और महाभारत जो है सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आप देखेंगे इंडिया के बाहर भी मल्टीपल वर्जन्स के अंदर लिखी गई है। इसका जो सबसे पॉपुलर वर्जन है उसको वेद व्यास के साथ एसोसिएट किया जाता है। महाभारत की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये एक बार में नहीं बल्कि अलग अलग फेजेस के अंदर लिखी गई है। जो हमारे पास इनिशियल फेज था उसमें हम देखते हैं संस्कृत लैंग्वेज में 88,000 वर्सेस लिखे गए हैं, और इस वर्जन को जय या फिर द स्टोरी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है। समय में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये 88,000 वर्सेस बढ़ के 24,000 हो जाते हैं, और इनको भारत का नाम दिया जाता है, विच वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट वैदिक ट्राइब्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने बैटल ऑफ 10 किंग्स देखा था ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर, और बैटल ऑफ 10 किंग्स के अंदर हमारे पास एक तरफ भारत ट्राइब थी और उनसे लड़ रही थी 5 आर्यन और 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स। तो हमने यहाँ पर भारत क्लैन का नाम सुना था, और यही टर्म दी जाती है सेकेंड फेज ऑफ महाभारत के डेवलपमेंट को, जिसमें हमारे पास 24,000 वर्सेस हैं। अगर हम आज की बात करें स्टूडेंट्स, तो आज के टाइम पे जो महाभारत एग्जिस्ट करती है उसके अंदर 1,00,000 वर्सेस हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट बल्कीएस्ट एपिक्स इन द वर्ल्ड। ये जो 1,00,000 वर्स हैं स्टूडेंट्स, इनको 10 पर्व यानी कि 10 चैप्टर के अंदर तोड़ा जाता है, और इस ट्रेडिशन को इतिहास पुराण ट्रेडिशन भी कहा जाता है, जिसके अंदर हमारे पुरानी जो डायनेस्टीज जो क्लैंस रहे हैं उनके इतिहास को ट्रेस किया गया है। रामायण और महाभारत के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमने गुप्ता पीरियड से ही पुराण लिखने शुरू कर दिए थे। पुराण स्टूडेंट्स केम एज अ चैलेंज टू दी हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स। जैनिज्म और बुद्धिज्म को चैलेंज करने के लिए हमने पौराणिक लिटरेचर लिखी, जिसके जो टॉपिक्स हैं वो कंपैरेटिवली इजी भाषा में है, स्टोरी फॉर्म के अंदर इसे लिखा गया है, जिससे कि आम आदमी जो है इनको समझ सके। और क्योंकि हम जैनिज्म और बुद्धिज्म को अपनी क्लाइंटेल एक तरह से खो रहे थे, इस वजह से हमने क्या किया, पुराण लिखे जो कि रोजमर्रा के जो आम आदमी हैं इसको समझ पाए। स्टूडेंट्स, अगर हम पुराण की बात करें तो पुराण जो टर्म है इसके अंदर टेक्निकली इसको बोलते हैं पुराना, जिसका मतलब क्या हुआ, दैट विच रिन्यूज द ओल्ड। तो हमारे जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने फिर से रिन्यू किया है, पर हमने उन्हें एक ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। ये हमारी एंशंट इंडिया की मिथोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, जिनके अंदर हम देखते हैं किस तरह की कहानियां कवर करी गई हैं, जैसे कि यूनिवर्स कैसे बना। उसके अलावा इतिहास में हम देख रहे हैं कि भाई यूनिवर्स कैसे बना और उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो इस तरह की जो स्टोरीज हैं इनको कवर किया गया है।
उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं पुराण के अंदर हमारे को राजाओं की जीनियोलॉजिकल हिस्ट्री भी मिलती है, इसलिए एक तरह से इसको एक हिस्टोरिकल नैरेटिव भी माना जा सकता है। ठीक है, हम जैसे कंटेम्प्रेरी टाइम्स में हिस्ट्री लिखते हैं वैसे तो हमारे एंसेस्टर्स हिस्ट्री नहीं लिखते थे, लेकिन हाँ पुराण में आपको एक हिस्टोरिकल एलिमेंट जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे ब्रह्मानिकल पैंथियन के जो गॉड्स एंड गॉडेसेस हो गए उनसे एसोसिएटेड हमें काफ़ी कहानियां मिलती हैं, स्पेशली जो हमारी हिंदू ट्रिनिटी है ब्रह्मा विष्णु और महेश की, उनसे एसोसिएटेड कहानियां हमें पुराणों में देखने को मिलती हैं। टोटल स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो हमारे पास 18 महापुराण हैं, जो कि हर पुराण एक पर्टिकुलर डेटी और उनकी लाइफ से एसोसिएटेड जो उनकी कहानियां हैं उनसे उनका डिस्कशन करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो सबसे वेल नोन पुराण हमारे पास है उसमें है भागवत पुराण, ब्रह्मा पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण एक्सेट्रा। यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया इन कहानियों के द्वारा अगर हम इनको ठीक से डिगिन करना इनमें शुरू करें तो हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में हमारे को सोशल कल्चरल और रिलीजियस लाइफ पोस्ट वैदिक इंडिया की देखने को मिलती है। उसके अलावा हमें डायनेस्टिक जीनियोलॉजी राजाओं के बारे में पता चलता है, इसीलिए एक क्रिटिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री समझने के लिए। बिसाइड्स हमारे को काफी सारी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी पुराण से देखने को मिलती है। तो इस सिंगल लाइन के अंदर हम देख सकते हैं कि हाउ पुराण कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इसमें आप ये स्पेसिफिक लाइंस जो हैं काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पुराण के अंदर क्या है, हमारे पास कहानियां हैं जिसमें हमें मिथ लेजेंड्स ये सब देखने को मिलते हैं, मिथोलॉजिकल स्टोरीज स्टोरी के फॉर्म में हमें देखने को मिलती हैं। और ये वेदों जितनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए इनको आसानी से मासेस के अंदर प्रीच किया जा सकता था। ये हमने क्यों बनाया स्टूडेंट्स, ये बेसिकली इट वॉज अ चैलेंज टू हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स। हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स जब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे, जैनिज्म बुद्धिज्म मासेस में बहुत पॉपुलर हो रहा था, तो उस टाइम पे हमने पुराण कंपाइल किए जिससे कि भाई हमारी क्लाइंटेल हमारे हाथ से ना चली जाए। और आप देखेंगे इनको आगे जाके ट्रांसलेट करके बहुत सारी वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस के अंदर भी इनका प्रचार प्रसार किया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मासेस जो हैं वो पुराण समझें और हिंदू पैंथियन का हिंदू कल्चर का पार्ट रहें। पुराण के अलावा स्टूडेंट्स ये जो जो अभी तक हमने देखे, वैदिक लिटरेचर देखी हमने, वैदिक लिटरेचर के अलावा हमने एपिक देखे, एपिक के अलावा हमने पुराण देखे, तो ये सब किस कैटेगरी में आ जाते हैं, संस्कृत लैंग्वेज की रिलीजियस लिटरेचर है ये। लेकिन रिलीजियस के अलावा हमारे पास बहुत सारी सेक्युलर लिटरेचर भी है। सेक्युलर लिटरेचर के तहत हम देख रहे हैं भाई साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे जो डेवलपमेंट हुआ है, उसके अलावा लॉ की जो किताबें लिखी गई हैं, और उसके अलावा टाइम पास करने के लिए जो हमारा एंटरटेनमेंट होता है उसके तहत जो ड्रामा लिखा गया है, वो सब हमारे सेक्युलर लिटरेचर का पार्ट है। सेक्युलर लिटरेचर के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसके तहत हमारे पास बहुत सारी पोइट्री, प्रोज और ड्रामा लिखा गया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ड्रामा जो लिखा गया है उसको गवर्न कौन कर रहा है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि की। तो हमने देखा कि जो हमारे पास अर्लीस्ट ड्रामा के ऊपर संस्कृत लैंग्वेज में टेक्स्ट आ रही है वो भरत मुनि की नाट्यशास्त्र है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं गुप्ता पीरियड से खास करके ड्रामा जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगता है, और इसके तहत हमारे पास बहुत ही पॉपुलर ड्रामेटिस्ट्स आते हैं जैसे कि कालिदास। कालिदास जो है स्टूडेंट्स उनकी 3 मेजर किताबें हैं, जिसमें एक है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र जो है स्टूडेंट्स इसके अंदर आप देखेंगे हमारे पास में एक स्टोरी है ऑफ पुष्यमित्र शुंग। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में एक और है विक्रमोर्वशीय, जो कि विक्रम और उर्वशी की लव स्टोरी है, और जो इनका सबसे पॉपुलर ड्रामा है उसका नाम है अभिज्ञानम शकुंतलम। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में एक बहुत ही पॉपुलर प्ले राइटर हैं जिनका नाम है शूद्रक। शूद्रक की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो शूद्रक जो है इन्होंने मृच्छकटिका लिखी थी, दैट इज द लिटिल क्ले कार्ट, एंड दिस इज अ लव स्टोरी अगेन बिटवीन अ यंग ब्राह्मण हुज नेम इज चारुदत्त एंड अ वेल्दी कोर्टसान। शूद्रक के अलावा हमारे पास विशाखा दत्त हैं जिन्होंने मुद्र राक्षसा लिखी थी, जो कि हमें चंद्रगुप्त मौर्य पावर में कैसे आए उसकी कहानी बताती है। विशाखा दत्त के अलावा हमारे पास भावभूति हैं। भावभूति ने उत्तरामचरितम लिखी थी स्टूडेंट्स, जिसको हम लिटरली ट्रांसलेट करें तो इट टॉक्स अबाउट द लेटर लाइफ ऑफ लॉर्ड राम, और इसको 700 एडी के अंदर लिखा गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास एक बहुत ही पॉपुलर प्ले राइटर हैं जिनका नाम है भास, और इनसे एसोसिएटेड कुछ प्लेस हैं जैसे कि स्वप्न वसवत्त। उसके अलावा हमारे पास है पंचरात्र और उरुभंग। उरुभंग जो है ये दुर्योधन की कहानी है जिसमें उन्होंने भीम से लड़ाई करी थी।
अगर हम राजाओं की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास पोस्ट गुप्ता पीरियड में नॉर्थ इंडिया को यूनाइट करते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी के रूलर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स, तो इन्होंने 3 पॉपुलर संस्कृत ड्रामा लिखे हैं जिनका नाम है रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका। ऑल दो स्टूडेंट्स इसकी जो एक तरह से ऑथरशिप है वो कंटेस्टेड है। ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन के कोर्ट में एक राइटर थे जिनका नाम है धावक, शायद ये किताबें उन्होंने लिखी है और फिर फर्दर इनके ऊपर हमने हर्षवर्धन का नाम लिख दिया। ये जो पॉइंट है आपको एनसीईआरटी के अंदर भी मिलेगा। मोर ओवर स्टूडेंट्स, अगर हम इन 3 ड्रामास की बात करें तो रत्नावली जो है इट इज अ लव स्टोरी बिटवीन अ प्रिंसेस रत्नावली, जो कि श्रीलंका के जो राजा थे उनकी बेटी थी, और जो राजा जिनसे इन्हें प्यार हो जाता है उनका नाम है उदयन। इस पर्टिकुलर प्ले के अंदर स्टूडेंट्स आप देखेंगे होली के सेलिब्रेशन का पहली बार हमें मेंशन मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स नागनंद की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास एक प्रिंस है जिमुत वाहना, और यहाँ पर हम देखते हैं इनकी स्टोरी जो है इसको इलेबोरेट किया गया है इस पर्टिकुलर प्ले में। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं सेक्युलर लिटरेचर के तहत बहुत सारी एकेडमिक डिसिप्लिन्स की भी किताबें बनी हैं, जैसे कि साइंस, लॉ, मेडिसिन, ग्रामर एटसेट्रा। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लॉ की किताबों की बात करें तो इसके अंदर आते हैं हमारे धर्मशास्त्र, विच इज अ मिक्सचर ऑफ धर्म सूत्र एंड मेनी स्मृतिज कंपाइल्ड ऑल टुगेदर। ऐसा माना जाता है कि धर्म सूत्र जो हैं इनकी कंपाइलेशन 500 से 200 बीसी के टाइम पीरियड में हुई है। ओवरऑल जो धर्म सूत्र और स्मृति का कॉम्बिनेशन है इसको धर्मशास्त्र कहते हैं, और इसके अंदर क्या टॉपिक गवर्न कर रहा है, लॉ गवर्न कर रहा है, जिसके तहत हम देखते हैं कि चारों वर्णों की जो ड्यूटीज हैं, उसके अलावा राजा और राजधर्म क्या होता है, राजा के साथ जो ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं उनकी क्या ड्यूटीज हैं, इन सबको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे प्रॉपर्टी का जो ट्रांजैक्शन है, प्रॉपर्टी के जो रूल्स हैं उनको भी हम धर्मशास्त्र का पार्ट मानते हैं कि भाई किसी फैमिली के अंदर प्रॉपर्टी को कैसे होल्ड किया जाएगा, सोल्ड किया जाएगा, सेल किया जाएगा या फिर इनहेरिट किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्योंकि ये लॉ की किताबें हैं, इसलिए अगर कोई किसी तरह का क्राइम करता है तो उसको किस तरह की पनिशमेंट दी जाएगी उसके बारे में भी धर्मशास्त्र के अंदर हमारे को लॉज मिलते हैं। Apart from that, students, now we are going to proceed further towards the second aspect, which is Buddhist literature. बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करी जाए तो बुद्धिस्ट लिटरेचर हमारे पास पाली लैंग्वेज में भी है और उसके अलावा हमारे पास ये संस्कृत लैंग्वेज में भी है। पाली लैंग्वेज में स्टूडेंट स्पेसिफिकली जो लिटरेचर बनी है उसके ऊपर हमारा की फोकस होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, बुद्धिज्म में बुद्धा ने बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए लोकल डायलेक्ट्स को यूज किया, पाली लैंग्वेज को यूज किया, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा मासेस को अपनी बात समझा सके। इसके तहत हमारे पास जो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो पाली लैंग्वेज के अंदर कंपाइल करी गई। मगध और साउथ बिहार के अंदर हम देखते हैं ये डायलेक्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है स्टूडेंट्स, अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर है, इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल। नॉन कैनोनिकल के अंदर बेसिकली हम देखेंगे हमारे पास रिलीजियस थीम्स ज्यादा नहीं है, स्टोरीज ज्यादा है हमारे पास, जबकि कैनोनिकल के अंदर आपको बुद्धा और बुद्धा से एसोसिएटेड जो उनकी रिलीजियस फिलॉसफी है वो आपको डोमिनेट करती हुई दिखेगी। कैनोनिकल लिटरेचर जो है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे को 3 किताबें मिलती हैं जिनको पॉपुलरली त्रिपिटक या फिर 3 बास्केट कहा जाता है। ये जो 3 किताबें हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर आती है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों जो किताबें हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर क्या मेजर थीम्स हैं इनका भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। विनय पिटक जो है उसके अंदर आपको रूल्स और रेगुलेशंस मिलते हैं डेली लाइफ के, जो कि मंक्स और नन्स को किसी भी बुद्धिस्ट और मोनेस्ट्री के अंदर रहना है तो वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो मंक्स और नन्स के जो रूल्स हैं डेली लाइफ के, उनका जैसा रूटीन होना चाहिए वो डील करे गए हैं विनय पिटक में। सुत्त पिटक जो है स्टूडेंट्स, इसको ओल्डेस्ट और अर्लीस्ट कंपाइलेशन माना जाता है, और इसके अंदर हम देखते हैं बुद्धा ने जो भी अपनी रिलीजियस फिलॉसफी है उसके बारे में जो डिस्कशन किया है उसको कंपाइल किया गया है सुत्त पिटक में एक डायलॉग फॉर्म के द्वारा। अभिधम्म पिटक की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये भी बुद्धा की रिलीजियस फिलॉसफी, खासकर की जो उनकी धम्म फिलॉसफी थी उसके ऊपर फोकस करती है, और इसके अंदर स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे को सिस्टमेटाइजेशन मिल रही है। बेसिकली सुत्त पिटक के जो कंटेंट्स हैं उनको हमने और सिस्टमैटिक मैनर में अभिधम्म पिटक के अंदर कंपाइल कर लिया है थ्रू लिस्ट, समरीज एंड क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। ये 3 स्टूडेंट्स हमारी मेन कैनोनिकल लिटरेचर का पार्ट हैं जिसको हम कहते हैं त्रिपिटक। इन तीनों के नाम
और इन तीनों के जो की थीम्स हैं इनको आपको अच्छे से याद रखना है। और मोर ओवर स्टूडेंट्स, ये संस्कृत में नहीं बल्कि पाली लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी। नॉन कैनोनिकल लिटरेचर के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसका जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, इट इज डन बाय जातक एंड लेटर बाय अवदान टेल्स। अवदान टेल्स अपनी पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर कंपाइल हुई थी। जातक की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जातक की जो की थीम है, दीज आर द स्टोरीज विच आर एसोसिएटेड विद द प्रीवियस बर्थ्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। प्रीवियस बर्थ का मतलब क्या है? ऐसा माना जाता है स्टूडेंट्स की जो सिद्धार्थ गौतम है वो अपने इस करंट फॉर्म में आने से पहले 550 जीवन और काट कर आए हैं, और कहीं तो जानवरों के रूप में भी काट कर आए थे। इसमें स्टूडेंट्स इनकी जो 550 बर्थ हैं उसमें हर बर्थ स्टोरी को एक जातक कहा जाता है। ये जो कहानियां हैं स्टूडेंट्स, इसमें आप देखेंगे कहानियों के माध्यम से अगर हम इसमें अगेन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से डिग इन करें तो हमें बहुत ज़्यादा सोसाइटी और इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं उनके बारे में पता चलता है, खास करके बिटवीन 6th century BC टिल 2nd century BC, जिसमें बुद्धा को अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमें मल्टीपल पॉलिटिकल इवेंट्स के रेफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं जो कि बुद्धा की एज में थे, और इसी वजह से जातक और अवदान टेल्स जो हैं ये हमारे पास सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाती हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स। तो यहाँ पे जातक टेल्स क्या है, जातक टेल्स में क्या इवेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है, ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है, और कैसे जातक एक सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट सोर्स है, इस पॉइंट को आपको सब्सटैंशिएट करना आना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स बुद्धिस्ट लिटरेचर के अलावा हमारे पास जैन लिटरेचर है। जैन लिटरेचर की अगर हम बात करें तो अगेन आप देखेंगे जैन लिटरेचर मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर कंपाइल करी गई है, लेकिन जो हमारे पास अर्लीस्ट रिलीजियस जैन लिटरेचर है इसको अर्ध मगधी के अंदर लिखा गया था, जो कि प्राकृत लैंग्वेज की एक डायलेक्ट है। समय में जब हम आगे जाते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे जैन मंक्स हैं जो कि संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु इन सब लैंग्वेजेस के अंदर भी लिख रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास अर्लीस्ट रिलीजियस कंपाइलेशन है जैन लिटरेचर का वो अर्धमगधी लैंग्वेज में मिलता है। जैन लिटरेचर को भी स्टूडेंट्स जो है दो पार्ट के अंदर तोड़ा जा सकता है, दैट इज कैनोनिकल जो कि रिलीजियस होती हैं, और नॉन कैनोनिकल लिटरेरी वर्क्स। कैनोनिकल लिटरेचर जो है हमारी स्टूडेंट्स जैन के अंदर, उसको उस कंपाइलेशन को आगम बोला जाता है। आगम जो है स्टूडेंट्स ये हमारी सेक्रेड लिटरेचर है जैन की, और इसके अंदर हमें जैन तीर्थंकरों की जो रिलीजियस टीचिंग्स थी उसका कंपाइलेशन देखने को मिलता है। जिन लोगों ने आगम को कंपाइल किया है उन लोगों को बोला जाता है गांधार, और इनको महावीर के इमीडिएट डिसाइपल माना जाता है। स्टूडेंट्स हियर इट विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो आगम लिटरेचर है इसकी मान्यता सिर्फ श्वेतांबरों में है, जबकि दिगंबर जो हैं वो आगम लिटरेचर की मान्यता को नहीं मानते हैं। हमने देखा था स्टूडेंट्स कि हमारे पास में साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में जो जैन रह रहे थे वो आपस में मिलते हैं, और साउथ इंडिया वाले नॉर्थ इंडिया वाले जो जैन हैं उन पे आरोप लगाते हैं कि भाई आप महावीर की जो फिलॉसफी है उसको ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से इनके बीच में लड़ाई हो जाती है और ये दो सेक्ट में टूट जाते हैं। दैट इज श्वेतांबर जो कि श्वेत यानी कि सफेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर जो कि महावीर के कहने पे क्लोथ्स को डिस्कार्ड कर देते हैं। इसी के तहत स्टूडेंट्स जब हमारे पास पहली जैन काउंसिल होती है उसके अंदर आगम बनते हैं जो कि स्थल बहु के अंडर बनते हैं या फिर स्थूल भद्र के अंडर बनते हैं, और इनको मान्यता सिर्फ श्वेतांबर देते हैं, दिगंबर जो हैं वो आगम के अंदर बिलीव नहीं करते। फिर हमारा सेकंड जैन काउंसिल होता है जिसके तहत हम देखते हैं जितनी भी हमारी जैन लिटरेचर है उसको एक जगह कंपाइल कर लिया जाता है अराउंड द एंड ऑफ 6th century AD या फिर मिड ऑफ 5th century AD। कहाँ पे? वालाभी, गुजरात में। तो ये हमारा कंपाइलेशन कब हो रहा है? सेकंड जैन काउंसिल के तहत हो रहा है। इसको हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म में भी पढ़ा है, तो आप इसका रेफरेंस वहां पर भी ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम और जैन लिटरेचर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया समय में जब हम आगे जाते हैं तो और बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर जो है जैन लिटरेचर लिखी गई है। इससे पहले स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अगर हम आगम कंपाइलेशन की बात करें तो आगम कंपाइलेशन में हमें ऑलमोस्ट 46 टेक्स्ट देखने को मिलती हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकीर्णास, 4 मूल सूत्र, 6 छेद सूत्र और 2 चुलिका सूत्र हमें देखने को मिलते हैं।
ये सब जो है स्टूडेंट्स अर्धमगधी लैंग्वेज के अंदर बनाए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिगंबर सेक्ट जो है वो कहती है कि भाई महावीर की ओरिजिनल टीचिंग्स खो चुकी हैं। श्वेतांबर तो वैसे भी उनकी रिलीजियस फिलॉसफी को मानते नहीं हैं, इसलिए हम आगम की सैंक्टिटी में बिलीव नहीं करते, हमारे लिए ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया, समय में जब हम आगे जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे जैन मंक हैं जो कि जैन लिटरेचर अलग अलग भाषाओं के अंदर लिख रहे हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास एक फेमस एग्जाम्पल है 12th सेंचुरी के एक जैन मंक का, जिनका नाम है हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर किताब लिखी थी जिसका नाम है परिशिष्ट पर्वन, और इसके अंदर हमारे को जो अर्लीस्ट जैन लीडर्स हैं, जैन टीचर्स हैं, उनकी इतिहास, उनका जीनियोलॉजिकल अकाउंट मिलता है, और उसके अलावा हमें उनके समय में जो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे थे उसका घटनाक्रम भी देखने को मिलता है, और इस वजह से परिशिष्ट पर्वन हमारे लिए पॉलिटिकल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है। मोर ओवर स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो आगे हमारे पास जैन स्कॉलर्स आते हैं वो बहुत सारी सेक्युलर लिटरेचर भी लिखने लगते हैं, जैसे कि वो पोइट्री और ग्रामर के ऊपर भी किताबें लिखने लगते हैं। ये जो जैन लिटरेचर है स्टूडेंट्स, ये हमारे को महावीर के समय में पॉलिटिकल हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती है उत्तर प्रदेश और बिहार के रीजन में। मोर ओवर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो जैन टेक्स्ट हैं उनके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटी से एसोसिएटेड जो ट्रेडर्स हैं उनके काफ़ी रेफरेंस देखने को मिलते हैं। तो इसके तहत हम पॉलिटिकल हिस्ट्री के अलावा सोशल हिस्ट्री भी रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन किताबों को पढ़ के। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे अर्धमगधी के अलावा हम देखते हैं तमिल और कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर भी जो जैन राइटर्स हैं उन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं। हम देखते हैं संगम पीरियड के अंदर तमिल लैंग्वेज के अंदर जैन मंक्स लिख रहे हैं। फॉर दैट मैटर स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे पास जो सिलापद्दिकरम है उसको किसने लिखा था, इलांगो अदिगल ने लिखा था, और उनको एक जैन मंक माना जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जैन जो हैं ये संस्कृत, शौरासेनी और महाराष्ट्री लैंग्वेज के अंदर भी लिखा करते थे। एक एग्जाम्पल हमारे पास है भद्रबहू का। भद्रबहू की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर थे, और ये एक बहुत ही पॉपुलर जैन मंक थे जो साउथ इंडिया की तरफ ट्रैवल कर कर चले जाते हैं, और इनके तहत हम देखते हैं कि भाई तमिल लैंग्वेज के अंदर कंपाइलेशन हो रहा है। भद्रबहू जो है स्टूडेंट्स, इन्होंने कल्प सूत्र लिखी थी जो कि जैन तीर्थंकरों की बायोग्राफी है, और इनको दिगंबर सेक्ट का फाउंडर या पायनियर भी माना जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम प्रोसीड फर्दर कर रहे हैं। हमने इंडो आर्यन लैंग्वेजेस के तहत संस्कृत, पाली, अर्धमगधी, इनके अंदर जो भी मेजर रिलीजियस और सेक्युलर किताबें लिखी गई हैं इनका हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया। अब हम अपने सेकंड ग्रुप की तरफ आ गए हैं, दैट इज द्रविडियन ग्रुप। द्रविडियन ग्रुप में स्टूडेंट सबसे पुरानी लैंग्वेज तो तमिल है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इसमें हमारे को जिस चीज़ पे फोकस करना है वो होगी हमारी संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर का डिस्कशन हम ऑलरेडी अपने एंशिएंट इंडिया के क्रैश कोर्स में कर चुके हैं, तो वहां पे जहां हमने संगम पीरियड चैप्टर को डिस्कस किया है वहां पे आप संगम लिटरेचर दोबारा पढ़ लें। इसके अलावा हमारे पास दो मेजर लैंग्वेजेस हैं, तेलुगु और कन्नड़। तो हम वन बाय वन तेलुगु और कन्नड़ लिटरेचर का डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम तेलुगु लैंग्वेज की बात करें तो इसको सबसे ज्यादा पेट्रनाइज किया गया है विजयनगर किंगडम के द्वारा, और इन्हीं के किंगडम में हम देखते हैं कि ये जो लैंग्वेज है बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही है। इसको विजयनगर पीरियड को हम तेलुगु लिटरेचर का गोल्डन पीरियड भी मानते हैं, क्योंकि इसी के तहत हम देखते हैं कि बहुत सारी किताबें बनी हैं। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास विजयनगर किंगडम के जो फाउंडर हैं बुक्का, उनके जो कोर्ट पोएट हैं नचना सोमनाथ, इन्होंने एक पोएटिकल वर्क लिखा था जिसका नाम है उत्तरा हरिवंशम। तो ये हमारे पास तेलुगु की वन ऑफ द अर्लीस्ट किताब आती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं जब कृष्ण देव रॉय पावर में आते हैं तो तेलुगु के अंदर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कृष्ण देव रॉय खुद तेलुगु लैंग्वेज के अंदर किताबें लिख चुके हैं, और यहाँ पर इनको भी एक बड़ा राइटर माना जाता था। इन्होंने जो किताब लिखी है स्टूडेंट्स उसका नाम है अम्युक्त मलयादा, और इसको तेलुगु लैंग्वेज का एक एक्सीलेंट काम माना जाता है।
कृष्णदेव रॉय ने तेलुगु के अलावा स्टूडेंट संस्कृत लैंग्वेज के अंदर भी किताबें लिखी हैं, जैसे कि मदालसा चरित। उसके अलावा हमारे पास है सत्यवधु परिणय। उसके अलावा हमारे पास है रस मंजरी, और एक है जाम्बवती कल्याण। तो ये कुछ किताबें हैं जो इन्होंने संस्कृत में भी लिखी हैं। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो नहीं स्टूडेंट्स, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से एक बार हमारे पास कृष्णदेव रॉय पे एक डिटेल्ड क्वेश्चन आया था कि कैसे उन्होंने लिटरेचर को सिर्फ पेट्रनाइज नहीं किया, बल्कि वो खुद एक बड़े पोएट थे और खुद एक बड़े राइटर थे। तो उसके तहत हमारे को इनने जो किताबें लिखी हैं, जैसे कि अमयुक्त मर्यादा, मदालसा चरित, इन सब के नाम पता होने चाहिए। तो ये खुद तो एक बड़े राइटर थे ही। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन्होंने लिटरेचर को जो है काफी ज्यादा पेट्रनाइज भी किया है। इसके तहत स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कृष्णदेव रॉय का जो कोट है, उसको 8 मेजर पोएट, जिनको हम अष्ट दिग्गज कहते हैं, वो इनके कोट को संवार रहे थे, उसको अडॉर्न कर रहे थे। इन अष्ट दिग्गज में कुछ पॉपुलर पोएट्स हैं, जैसे कि अल्लासानी पेडाना। अल्लासानी पेडाना की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो जो इनका सबसे पॉपुलर काम है उसका नाम है मनुचरितम, और अल्लासानी पेडाना को पॉपुलरली आंध्र कवि पितामहा के टाइटल से भी नवाजा गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास एक बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं जो कि पॉपुलर कल्चर में बहुत फेमस हैं। कार्टून नेटवर्क पे इनका एक कार्टून भी आया करता था पहले, जिनका नाम है तेनाली रमन। ठीक है, तो तेनाली रमन जो है काफी पॉपुलर थे और ये कृष्णदेव रॉय के कोर्ट में बैठते थे, उनके अष्ट दिग्गज में से एक थे। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये बहुत ही सटायरिकल काम लिखते थे और प्रैक्टिकल जोक्स के ऊपर ये अपनी किताबें लिखा करते थे, जिनको आज भी बड़ा प्लेजर से पढ़ा जाता है। तेनालीरामन और अल्लासनी पेडाना के अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में एक और पॉपुलर ऑथर हैं जिनका नाम है रामकृष्ण, जिन्होंने पांडुरंग महात्म्यम किताब लिखी थी, जो कि तेलुगु लिटरेचर के अंदर एक बहुत ही बड़ा पोएटिकल काम माना जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में एक और ऑथर हैं इनके अष्ट दिग्गज में, जिनका नाम है मदयागिरी मल्लना, और इन्होंने राजशेखर चरित लिखी थी, जो कि हमारे पास एक पोइट्री लिटरेचर है, जिसके अंदर हमारे पास एक राजा है अवंती के राजशेखर, उनकी लाइफ से एसोसिएटेड वॉर और लव के थीम पर किताब लिखी गई है। तो ये हमारे पास तेलुगु लिटरेचर के कुछ मेजर एग्जाम्पल्स हैं, और विजयनगर किंगडम का स्टूडेंट्स इसमें सबसे बड़ा, खास करके कृष्णदेव रॉय का इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तेलुगु के अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास एक और जो द्रविडियन पॉपुलर लैंग्वेज है वो है कन्नड़। कन्नड़ की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कन्नड़ को सबसे बड़ा पुश जो है जैन स्कॉलर्स ने दिया था, जिन्होंने भारी मात्रा में कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर लिटरेचर लिखी है। स्टूडेंट्स 10th सेंचुरी आते आते हम देखते हैं कि कन्नड़ लैंग्वेज जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। हियर इट विल बी इंपॉर्टेंट टू नोट कि हमारे पास जो अर्लीस्ट काम है कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर, वो एक राजा के द्वारा लिखा गया है, जिनका नाम है नृपतुंग अमोघवर्ष। आई एम श्योर इनके बारे में आप सब जानते होंगे। हमने मिडिवल इंडिया में जब ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल देखा था, तो 3 डायनेस्टीज की बात करी थी, पालास, गुर्जर प्रतिहारास, और तीसरे हमारे पास कौन थे? तीसरे हमारे पास राष्ट्रकूटास थे, और राष्ट्रकूटास के एक पॉपुलर किंग है नृपतुंग अमोघवर्ष, जिन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर एक बड़ी ही पॉपुलर किताब लिखी है जिसका नाम है कवि राजा मार्ग। दिस इज आर कवि राजा मार्ग, जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 3 बहुत ही पॉपुलर पोएट्स हुए हैं, जिनको हम रत्न त्रय यानी कि 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ लैंग्वेज भी बोलते हैं, और इन तीनों का नाम है पंपा, पोना एंड रन्ना। तो इन तीनों के काम इतने पॉपुलर हुए कि इनको रत्न त्रय यानी कि 3 जूल्स, 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर भी कहा जाता है। तो इन तीनों के नाम और इनसे एसोसिएटेड जो इनकी मेजर क्रिएशंस हैं उनको हमें याद रखना है। स्टूडेंट्स अगर हम पंपा की बात करें तो इनको कन्नड़ पोइट्री का फादर भी माना जाता है, कन्नड़ लैंग्वेज का फादर माना जाता है फॉर दैट मैटर। इनसे एसोसिएटेड जो सबसे ग्रेटेस्ट क्रिएशन है उसका नाम है आदि पुराण, और उसके अलावा हमारे पास है विक्रम मार्जीव विजय, जो कि इन्होंने 10वीं सदी के अंदर लिखी थी। पंपा जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक चालुक्यन किंग थे अरिकेसरी, उनके कोर्ट में बैठा करते थे। पोना और रन्ना की अगर हम बात करें तो ये दोनों जो हैं राष्ट्रकूट किंग कृष्ण थ्री जो हैं उनके कोर्ट में बैठा करते थे। पोना ने एक ही बहुत पॉपुलर एपिक लिखा था जिसका नाम है शांति पुराण, जबकि रन्न से जो मेजर किताब एसोसिएटेड है उसका नाम है अजीतनाथ पुराण। तो ये हमारे पास एक तो भाई हमारे को अमोघ वर्ष ने जो किताब लिखी है कन्नड़ में वो तो याद रखनी है। राजाओं ने अगर कोई किताब लिखी है तो उस पर क्वेश्चन आने की बहुत लाइक्लीहुड होती है।
इसके अलावा पंपा पोना रन्न, इन तीनों को मिलके क्या कहा जाता है, क्यों ये इतने पॉपुलर हैं, किन के कोर्ट में बैठते थे और कौन सी इनकी मेजर किताबें हैं, इन पॉइंट्स को आपको जरूर याद रखना है। मोर ओवर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि कन्नड़ लिटरेचर जो है इसको आगे और ज्यादा पुश मिलता है 14 से 16 सेंचुरी के बीच में, जब विजयनगर किंगडम पावर में आता है। तो विजयनगर के अंदर स्टूडेंट्स हम कौन सी लैंग्वेज फ्लरिश होती हुई देख रहे हैं, तेलुगु, कन्नड़ और इसके अलावा संस्कृत तो हमारे पास है ही। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं विजयनगर के अंदर हमारे पास में एक पॉपुलर पोएट हैं जिनका नाम है कुनुर व्यास, जिन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है भारत। मोर ओवर हमारे पास में एक और पोएट हैं जिनका नाम है नरहरि, जिन्होंने तरावी रामायण लिखी थी, किस लैंग्वेज में, कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास में कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर एक राम कथा लिखी गई है जो कि वाल्मीकि की रामायण पे बेस्ड है। जब हम एपिक्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था रामायण और महाभारत दो ऐसे एपिक हैं स्टूडेंट्स, जिसमें अगर आप इंडिया में नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करेंगे और वेस्ट से ईस्ट ट्रैवल करेंगे तो आपको अलग अलग रामायण की स्टोरीज मिल जाएंगी। कई रामायण के तो ऐसे वर्जन है स्टूडेंट्स जिसके अंदर राम भगवान के साथ सीता जी वनवास को गई ही नहीं। तो आपको अलग अलग स्टोरीज मिलेंगी रामायण से एसोसिएटेड और महाभारत से एसोसिएटेड, जितना आप इंडिया के अंदर ट्रैवल करेंगे। मल्टीपल वर्जन्स हैं इन दोनों एपिक्स के। इसमें से एक वर्जन हमारे पास कन्नड़ लैंग्वेज में है राम कथा के नाम से, जो कि वाल्मीकि की रामायण के ऊपर लिखा गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आप देखेंगे हमारे पास एक फीमेल पोएटेस हैं जिनका नाम है होनम्मा। इनको फर्स्ट कन्नड़ की आउटस्टैंडिंग पोएटेस माना जाता है और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है हदि बदय धर्म, जो कि एथिक्स का कंपेंडियम है, जिसमें कि एक डिवाउट वाइफ की ड्यूटीज क्या होनी चाहिए इनका वर्णन किया गया है। तो ये सारी जो लिटरेचर है विजयनगर किंगडम के अंदर लिखी गई है। और इससे पहले स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि कैसे राष्ट्रकूटों के अंडर सबसे पहले कन्नड़ लैंग्वेज को एक पुश मिला था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी इंडो आर्यन और द्रविडियन जो है इनकी मेजर लैंग्वेज, इनके अंदर कौन सी मेजर लैंग्वेज आती है, और उसके अलावा जो हमारे पास मेजर लिटरेचर प्रोड्यूस हुई है और जो मेजर पोएट्स और राइटर्स हैं इनका डिस्कशन कंप्लीट होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, इसका डिस्कशन भी कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम अब अपनी मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके तहत हम कुछ मेजर लैंग्वेजेस जैसे कि उर्दू, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, इन सब का डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम एक मिडिवल इंडियन लैंग्वेज भी लेने वाले हैं विच इज गोइंग टू बी पर्शियन। पर्शियन जो है स्टूडेंट्स ये हमारी मिडिवल इंडिया की कोर्ट लैंग्वेज रही है और मिडिवल पीरियड में पर्शियन लैंग्वेज इंडिया की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज मानी जाती थी। तो हम इंडो आर्यन की मॉडर्न लैंग्वेजेस का डिस्कशन करेंगे और उसके अलावा हम एक और लैंग्वेज का डिस्कशन करेंगे दैट इज गोइंग टू बी पर्शियन। सबसे पहले उर्दू से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। उर्दू की अगर हम बात करें तो इंडो आर्यन ग्रुप के अंदर आती है उर्दू लैंग्वेज, और इसको समझने के लिए हमें मुस्लिम इन्वेजन की तरफ जाना पड़ेगा। जब हमारे देश में टर्क्स और मंगोल्स के इन्वेजन होने लगते हैं स्टूडेंट्स, उसके तहत जो लोग उनके साथ आते हैं उसकी वजह से हमारे देश में दो नई लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस होती हैं दैट इज अरेबिक एंड पर्शियन। इसमें से स्टूडेंट्स पर्शियन लैंग्वेज जो है ये तो हमारे देश का एक बहुत ही इंट्रिंसिक पार्ट बन जाती है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत और मुगल्स दोनों के अंडर ही जो मेन हमारी कोर्ट लैंग्वेज थी, यानी जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स बनते थे, वो आप देखेंगे पर्शियन लैंग्वेज ही रही है। और इस वजह से पर्शियन में बहुत एक्सटेंट लिटरेचर हमें मिडिवल पीरियड से मिलती है। यहाँ पे अगर हम उर्दू की बात करें तो इंडिया से हिंदी और बाहर से आई हुई लैंग्वेज से पर्शियन, इन दोनों के मिक्सचर से बनती है अपनी उर्दू लैंग्वेज। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इनिशियली ये सिर्फ एक डायलेक्ट थी, लेकिन आगे जाके ये फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर तब्दील हो गई। उर्दू जो लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, इसको सबसे पहले पेट्रोनाइज किया था बहामिनी किंगडम के सक्सेसर स्टेट्स ने, दैट इज अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर और बेरार। इसी वजह से स्टूडेंट्स आप देखेंगे उर्दू लैंग्वेज को इस एरिया के अंदर दक्षिणी या फिर दक्कनी भी कहा जाता था। फिर हम देखते हैं कि ये साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करके आई और दिल्ली की मासेस के अंदर ये लैंग्वेज काफी पॉपुलर हो गई। हम देखते हैं स्टूडेंट्स की उर्दू लैंग्वेज 18th सेंचुरी के अंदर, यानी कि जो हमारा 1700s का जो टाइम हो गया, उस टाइम पे आप देखेंगे लेटर मुगल्स जो हैं इनके अकाउंट्स को उर्दू भाषा के अंदर लिखा गया है। मोर ओवर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड में बहुत सारी लिटरेचर और पोइट्री जो है वो इस लैंग्वेज के अंदर कंपोज होने लगी और ग्रेजुअली इसका स्टेटस काफी ज्यादा बढ़ गया।
जो हमारे लास्ट मुगल एम्परर रहे बहादुर शाह जफर, इन्होंने भी इस लैंग्वेज के अंदर पोइट्री लिखी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर उर्दू की बात करें तो जो हमारे पास अर्लीस्ट उर्दू पोएट हैं वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो स्टूडेंट्स दिल्ली सल्तनत में थे, अलाउद्दीन खिलजी के कंटेम्प्रेरी रहे हैं, तुगलक कंटेम्प्रेरी रहे हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनके अंडर जो है सबसे पहले उर्दू भाषा के अंदर पोइट्री कंपोज करी गई। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन्होंने पोइट्री लिखनी शुरू करी बलबन की रेंज से, और उसके बाद में हम देखते हैं कि ये एक हमारे चिश्ती ऑर्डर के जो बड़े सेंट रहे हैं निजामुद्दीन औलिया, उनके भी फॉलोवर रहे हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स जब मैंने आपको सूफी भक्ति मूवमेंट पढ़ाया था तो सूफीज्म में मैंने आपको बताया था कि कैसे अमीर खुसरो ने चिश्तीज के अंदर, चिश्ती समा के अंदर एक नया एलिमेंट कव्वाली के अंदर ऐड किया था। तो कव्वाली के अंदर जो स्टार्टिंग और एंडिंग का पार्ट है कॉल करके, कॉल शब्द था उसका, उसको हम देखते हैं इंट्रोड्यूस किया गया था वाया अमीर खुसरो जो कि निजामुद्दीन औलिया के फॉलोवर थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ और वेल नोन पोएट्स उर्दू भाषा के अंदर हैं, गालिब और इकबाल। इकबाल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ये हमारे कॉलोनियल पीरियड के अंदर उर्दू पोएट्री लिख रहे थे, और इनके कलेक्शन को बोला जाता है बंगे दरा। और जो सबसे पॉपुलर गाना इन्होंने लिखा है वो आज भी हमारे देश में गाया जाता है, दैट इज सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास लैंग्वेज है वो पर्शियन है। पर्शियन जो है स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर से आई है, अरब और टर्क इन्वेजन्स की वजह से आई थी, लेकिन ये इंडिया का बहुत ही इंट्रिंसिक पार्ट बन गई। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के अंडर जो हमारी कोर्ट लैंग्वेज रही है वो पर्शियन थी। So that is why, since it was the language of the court, that is why you will see an extant amount of literature was being produced in Persian language during the medieval period. In fact, students अगर आप मेंस देखेंगे तो हमारे मेंस में 2020 या 2021 के अंदर हमारे पास में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पर्शियन लैंग्वेज के ऊपर आया था कि कैसे पर्शियन लैंग्वेज मिडिवल पीरियड को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि पर्शियन लैंग्वेज के अंदर हमें अलग अलग जॉनर की किताबें मिलती हैं। एक तो भाई ये कोर्ट लैंग्वेज है, तो हमारे को इस वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स मिलते हैं राजाओं के वो पर्शियन लैंग्वेज में है। उसके अलावा राजाओं की जो बायोग्राफीज हैं जो कि इनके कोर्ट पोएट्स ने लिखी हैं, या फिर इनकी अगर कोई ऑटोबायोग्राफी है, वो सब हमारे को पर्शियन लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमें बहुत सारी सूफी लिटरेचर मिलती है जो कि पर्शियन लैंग्वेज में है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हमारे पास में पोइट्री लिखी जा रही है पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। और उसके अलावा हम देखते हैं हमारे पास में जो हिस्टोरियंस बैठे हैं वो भी जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स लिख रहे हैं ये भी हमें पर्शियन लैंग्वेज में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इतनी सारी चीजें हैं जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई हैं। मोर ओवर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो मुगल्स हैं खास करके उनके अंडर इंडिया की बहुत सारी संस्कृत में लिखी गई किताबें हैं जिनको पर्शियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कराया गया था, खास करके अकबर और दारा शिकोह के अंडर। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसलेशंस हुए हैं ये भी अगेन हमारे को हेल्प करते हैं पर्शियन लैंग्वेज का फैलाव समझने में, क्योंकि ये जो किताबें हैं स्टूडेंट्स, संस्कृत की किताबें जिनको पर्शियन के अंदर ट्रांसलेट किया गया था, ये मुगलों के द्वारा सेंट्रल एशिया के एम्पायर्स में और आगे यूरोपियन एम्पायर्स में भी फैलाई गई, और इस वजह से इंडिया का जो कल्चर है वो पर्शियन लैंग्वेज की वजह से स्प्रेड हो गया। तो एक इम्पैक्ट हमारी पर्शियन लैंग्वेज का क्या है? इट हैज हेल्प्ड अस, वन इम्पैक्ट इज दैट इट हैज हेल्प्ड अस इन स्प्रेडिंग इंडियन कल्चर in Central Asia and even in Europe, and this is due to the translations that were done specifically under the reign of Akbar and Dara Shikoh, who was the son of Shah Jahan. Apart from that students, अब हम simply examples लेना शुरू करेंगे। तो हमारे पास में दो मेजर पोएट्स हैं, अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी, जो कि पर्शियन लैंग्वेज के अंदर पोइट्री कंपोज करते थे। हिस्टोरियंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास में मिन्हाज उद सिराज है, जियाउद्दीन बर्नी है, और उसके अलावा हमारे पास इब्न बतूता है जो कि एक ट्रैवलर थे, और इन सब ने जो है पर्शियन के अंदर अकाउंट्स लिखे हैं जिनसे हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमारी कोर्ट लैंग्वेज थी, इस वजह से हमारे को एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल्स जो हैं वो पर्शियन लैंग्वेज के अंडर मिलते हैं, जिससे हमें अगेन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सारी हिस्ट्री के बारे में मिडिवल पीरियड की पता चल जाता है।
मुगल्स के बारे में अगर हम बात करें तो मुगल्स जो हैं लैंग्वेज लिटरेचर के ऊपर बहुत ज्यादा पेट्रनाइजिंग, बहुत पैसा खर्च करते थे। बाबर की अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स, तो बाबर ने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी है, इसलिए उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। ऑल दो स्टूडेंट्स, ये जो ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा भी कहते हैं इसको हम, ये ओरिजिनली जो है स्टूडेंट्स, बाबर ने इसको अपनी मदर टंग यानी कि टर्किश लैंग्वेज में लिखा था। इसको इन्होंने चगतई तुर्की में लिखा है बेसिकली। लेकिन आगे हम देखते हैं जब इनके सक्सेसर्स आते हैं, स्पेसिफिकली अकबर आते हैं, वो इस पर्टिकुलर ऑटोबायोग्राफी को पर्शियन में ट्रांसलेट करवा देते हैं। अकबर के रेन में हम देखते हैं इनके कोर्ट पोएट और हिस्टोरियन थे जिनका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है, जिसके बारे में मैंने आपको काफी बार बताया है। अकबरनामा जो है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इलस्ट्रेटेड, बहुत ही इलेबोरेट अकाउंट है, जो कि 3 वॉल्यूम्स में लिखा गया है, जो हमें अकबर और उनके जो प्रीडिसेसर्स हैं उन सब के बारे में जानकारी देता है। इसका जो तीसरा वॉल्यूम है, इसको हम कहते हैं आईने अकबरी, और इसमें हमें अकबर और उनके प्रीडिसेसर्स मुगल्स के अंडर क्या हो रहा था इसकी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे जहांगीर ने भी अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी पर्शियन लैंग्वेज में लिखी है, जिसका नाम है तुजुके जहांगीरी। और अगेन स्टूडेंट्स, इससे हमें जहांगीर और उनके जो एंसेस्टर्स रहे उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। शाहजहां के रेन में स्टूडेंट्स हम देखते हैं शाहजहां का जो टाइम पीरियड है उसकी जो हिस्टोरिकल अकाउंट लिखी गई है वो इनके कोर्ट पोएट अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है, और इस किताब को हम बादशाह नामा या फिर पदशाह नामा के नाम से जानते हैं। और ये भी हमारे पास कौन सी लैंग्वेज में है? पर्शियन लैंग्वेज में। उसी तरह से औरंगजेब की रेन में हम देखते हैं कि उनकी रेन का जो इतिहास है उसको हम कहते हैं मासीर आलमगीरी, और ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी सकी मुस्तैद खान ने। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास मुगल रूलर्स के हिस्टोरिकल अकाउंट्स है उसका डिस्क्रिप्शन हमने कर लिया है। पर्शियन में स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे को एक और जॉनर देखने को मिलता है, विच इज द कलेक्शन ऑफ लेटर्स दैट वाज काइंड ऑफ सर्कुलेटेड बिटवीन द मुगल रूलर्स एंड देयर ऑफिशियल्स। तो मुगल्स जो है अपने ऑफिशियल्स से जो बात कर रहे हैं या आपस में या अपने फैमिली मेंबर्स से जो बात कर रहे हैं, उसके तहत जो लेटर एक्सचेंज होते थे स्टूडेंट्स, ये सब पर्शियन भाषा में थे। और इस जॉनर को हम कहते हैं इंशा। इंशा इज अ जॉनर ऑफ लेटर राइटिंग स्पेसिफिकली इन पर्शियन लैंग्वेज। इससे स्टूडेंट्स एक तो हमारे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के अलावा सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हिस्ट्री तो पता चल ही रही है, और इसके अलावा हमें लेटर राइटिंग के जो डिफरेंट फॉर्म्स थे, डिफरेंट स्टाइल्स थे, उनकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है कि भाई फॉर्मल लेटर कैसे लिखे जाते थे, इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखे जाते थे, ये सब हमें इंशा को एनालाइज करके पता चल जाता है। पर्शियन लैंग्वेज के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास हमारी सबसे पॉपुलर आज की लैंग्वेज हो गई नॉर्थ इंडिया के अंदर, वेस्ट इंडिया के अंदर, हिंदी। हिंदी लैंग्वेज का अब हम डिस्कशन करेंगे। हिंदी लैंग्वेज की स्टूडेंट्स अगर बात करी जाए तो इसके मल्टीपल डायलेक्ट्स हैं, जैसे कि ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, मगधी, मैथिली, राजस्थानी और खड़ी बोली। आज के टाइम में स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो सबसे पॉपुलर खड़ी बोली है। खड़ी बोली ही आपको ज्यादातर नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया के अंदर बोलती हुई मिलेगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हिंदी लैंग्वेज हमारी लिटरेचर का बहुत बड़ा पार्ट बनी और बहुत ज्यादा लिटरेचर हिंदी लैंग्वेज में लिखी गई है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं इनको यूज किया गया था लिटरेचर लिखने के लिए। फॉर इंस्टेंस सूरदास और बिहारी की अगर हम बात करें, ये दोनों ऑथर्स हैं हमारे पास में, इन्होंने ब्रज भाषा के अंदर अपनी किताबें लिखी हैं। जबकि अगर हम तुलसीदास की बात करें, जिनकी सबसे पॉपुलर किताब है रामचरितमानस, ये अवधी के अंदर लिखी गई है। हिंदी में स्टूडेंट्स आप देखेंगे उर्दू का भी इन्फ्लुएंस है, तो ये वाइस वर्सा है, उर्दू पे हिंदी का इन्फ्लुएंस है और हिंदी पे भी उर्दू का इन्फ्लुएंस है। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देखेंगे कि हिंदी जो है इसका एक्चुअल डेवलपमेंट अपभ्रंशा स्टेज में हुआ है। अपभ्रंशा हमने देखा था समथिंग विच इज करप्ट एंड विच इज नॉट बाउंड बाय अ लॉट ऑफ रूल्स। तो 7th-8th सेंचुरी के आसपास से हिंदी का डेवलपमेंट होने लगा था। अपभ्रंशा एक ट्रांजिशन स्टेज थी जिसके तहत जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप की जो लैंग्वेजेस हैं वो बनती हुई दिखती हैं, जिसमें से एक है हिंदी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे जब हिंदी लिटरेचर प्रोड्यूस होने लगती है तो वो संस्कृत क्लासिकल लिटरेचर जो है उसकी गाइडेंस लेती है और बेसिकली उन्हीं को हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करती है।
ट्वेल्थ और 13th सेंचुरी में जब भक्ति मूवमेंट जोर पकड़ता है स्टूडेंट्स, तब हम देखते हैं कि हिंदी भाषा के अंदर बहुत सारी प्रोज और पोइट्री का कंपाइलेशन होता है। इसके तहत कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एक तो हमारे पास तुलसीदास का ही हो गया स्टूडेंट्स एग्जाम्पल, जिसमें उन्होंने रामचरितमानस लिखी है, जो कि वाल्मीकि की रामायण जो कि संस्कृत में लिखी गई थी उसके बेसिस पर बनाई गई है। हाउएवर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे यहाँ जो रामायण महाभारत लिखी गई हैं इनके मल्टीपल वर्जन्स हैं, और यहाँ पे जब हम रामचरितमानस की बात करते हैं तो इसमें भी सिचुएशंस काफी ज्यादा ऑल्टर्ड हैं। फॉर इंस्टेंस, वाल्मीकि के वर्जन में जो रामायण है उसमें सीता का जो एग्जाइल है उसको मेंशन ही नहीं किया, उसको मेंशन किया गया है, जबकि तुलसीदास का जो अकाउंट है उसमें हम देखते हैं कि सीता कभी भी वनवास पे गई ही नहीं राम भगवान के साथ। तुलसीदास के अलावा हमारे पास मिडिवल इंडिया के अंदर सूरदास बैठे हैं, जिन्होंने कृष्ण की लीलाएं लिखी हैं, जिनको उनकी सूर सागर के अंदर कंपाइल किया गया है। ये भी स्टूडेंट्स आप देखेंगे हिंदी की ही एक डायलेक्ट के अंदर लिखी गई है। तीसरा जो हमारे पास मेजर राइटर आते हैं हिंदी लैंग्वेज के, ये हैं बिहारी, और बिहारी की जो किताब है ये 17th सेंचुरी में लिखी गई थी, जिसका नाम है सत्तसई। सत्तसई जो है स्टूडेंट्स, इसमें आप देखेंगे कि हमारे को श्रृंगार और अलग अलग तरह के जो रस होते हैं इनके बारे में बताया गया है। हिंदी के अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में बंगाली लैंग्वेज है। बंगाली लैंग्वेज भी हमारे मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप का पार्ट है। बंगाली लैंग्वेज की अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स, तो इसको कॉलोनियल्स ने भी काफी पुश दिया है। कैसे? हम देखते हैं कि अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो वो सबसे ज्यादा पहले जो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाते हैं वो बंगाल में बनाते हैं। बैटल ऑफ प्लासी होता है हमारा 1757 में, और बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है बंगाल को कैप्चर कर लिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इस वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉलोनियल्स बहुत ज्यादा, ब्रिटिशर्स जो हैं बहुत ज्यादा बैठे हैं, और इसके तहत हमारे पास एक जने हैं जिनका नाम है विलियम कैरी। विलियम कैरी की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इन्होंने एक इंग्लिश टू बंगाली डिक्शनरी बनाई थी, जिसके अंदर हमारे को बंगाली ग्रामर दिखती है। और ये जो डिक्शनरीज होती हैं और ग्रामर की किताबें होती हैं स्टूडेंट्स, ये फर्दर लिटरेचर बनाने में बहुत हेल्प करती है और लैंग्वेज को बहुत पुश करती हैं। तो यहाँ पे ये डिक्शनरी और इसको किसने बनाया था, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप याद रखेंगे। ऐसे सीधे सीधे स्टेटमेंट्स हमें प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मोर ओवर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जब ये यूरोपियन कंपनीज हमारे देश में आती हैं तो इनके साथ इनका रिलीजन भी आता है, विच इज क्रिश्चियनिटी। इसके तहत स्टूडेंट्स हमारे पास में जो क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं वो 1800 के अंदर एक प्रेस बनाते हैं, बैप्टिस्ट मिशन प्रेस, जो कि ये लोग सीरमपुर कैलकाटा के पास बनाते हैं। वैसे तो इस बैप्टिस्ट मिशन प्रेस का काम क्या था, इसको क्रिश्चियन फेथ को प्रोपोगेट करना था। इसके तहत जो भी लिटरेचर छपती उसका काम ये था कि भाई क्रिश्चियनिटी को इंडिया के अंदर पॉपुलर किया जाए। लेकिन हम देखते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे लोकल बंगाली लोग हैं वो इसके थ्रू नॉन क्रिश्चियन लिटरेचर बंगाली लैंग्वेज में प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, और इस वजह से बंगाली काफी पॉपुलर हो जाती है। बंगाली लिटरेचर में जो सबसे पॉपुलर राइटर रहे हैं स्टूडेंट्स, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, हिज नेम इज रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको अपनी बंगाली लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है, और जो किताब इन्होंने लिखी थी वो थी गीतांजलि। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो लैंग्वेज है इंडो आर्यन ग्रुप की, मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप की, वो है पंजाबी लैंग्वेज। पंजाबी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले पंजाबी लैंग्वेज में काम करना शुरू किया बाबा फरीद ने, और उसके बाद हम देखते हैं गुरु नानक भी इसके एक अर्ली कंपोजर बने। पंजाबी लैंग्वेज जो है स्टूडेंट्स, इसको गुरमुखी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाता है, जिसको मैंने यहाँ भी मेंशन किया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे बाबा फरीद जो हैं ये एक बहुत ही पॉपुलर सूफी सेंट थे, चिश्ती ऑर्डर के थे ये, और इनके जो वर्सेस हैं ये हमें आदि ग्रंथ जो कि सिख्स की होली बुक है वो उसके अंदर हमें दिखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो हमारे फिफ्थ गुरु हैं गुरु अर्जन देव, इनके अंडर हम देखते हैं आदि ग्रंथ का कंपाइलेशन होता है, जो कि हमारी सिखिज्म की होली बुक है। इसमें हमें शुरू के जो 4 गुरुज हैं, 4 सिख गुरु हैं, हमारे पास टोटल 10 सिख गुरु हैं, तो शुरू के जो 4 सिख गुरु हैं उनकी रिलीजियस कंपाइलेशन मिलती है आदि ग्रंथ में, और उसके अलावा हमें बहुत सारे सूफी भक्ति सेंट्स के वर्सेस भी मिलते हैं।
फिर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे 10th सिख गुरु आते हैं, जिनका नाम है गुरु गोबिंद सिंह। ये आदि ग्रंथ को फर्दर एक्सपैंड करते हैं, और जो हमारे टोटल 9 सिख गुरु हो गए, टोटल जो हमारे 9 सिख गुरुज हो गए, उनकी कंपाइलेशन को एक जगह करते हैं और उसको फाइनल नाम देते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको याद रखना होगा कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर गुरु गोबिंद सिंह की टीचिंग्स नहीं है, सिर्फ 9 जो हमारे सिख गुरुज हैं उनकी सिख टीचिंग्स हैं। उसके अलावा आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारे ऐसे भक्ति और सूफी सेंट्स हैं जिनकी कंपाइलेशंस भी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर रिकॉर्ड करी गई है। कुछ जो भक्ति सेंट्स हैं और सूफी सेंट्स हैं जिनका काम यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, दीज इंक्लूड रामानंद, नामदेव, रविदास, भाई परमानंद, सेन, सूरदास, और उसके अलावा हमारे पास हैं कबीर और बाबा फरीद। गुरु गोबिंद सिंह की अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स, जो कि हमारे 10th सिख गुरु थे, उन्होंने जो लिटरेचर कंपोज करी है इसको हम कहते हैं दसम ग्रंथ, यानी कि 10वां ग्रंथ, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह भी हमारे 10वें सिख गुरु थे। इन्होंने इसके तहत एक तो पोएट्रीज लिखी हैं जिन्हें हम कहते हैं सवैया, ये भी पंजाबी लैंग्वेज में है, और ये आदि ग्रंथ या फिर गुरु ग्रंथ साहिब का पार्ट नहीं है, बल्कि ये किसकी कंपाइलेशन है, ये दसम ग्रंथ का पार्ट है जो कि हमारे 10th सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने लिखी थी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने पंजाबी लैंग्वेज का भी अर्लीस्ट डेवलपमेंट देख लिया। इसी के साथ स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारा लैंग्वेज और लिटरेचर का जो डेवलपमेंट हुआ है उसका डिस्कशन कंप्लीट होता है। एक क्विक ओवरव्यू करते हैं। हमारे पास में 2 मेजर ग्रुप्स हैं, कौन से, इंडो आर्यन और द्रविडियन। इंडो आर्यन में ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन सी है, संस्कृत है। उसके अलावा हमारे पास है प्राकृत, और फिर हमारे पास में जो मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप है उसमें आती है पंजाबी आ गई, हमारे पास में बंगाली आ गई, मराठी आ गई, हिंदी आ गई, उर्दू आ गई, एटसेट्रा। द्रविडियन की अगर हम बात करें तो ओल्डेस्ट हमारे पास है तमिल, और यंगेस्ट है हमारे पास में मलयालम। उसके अलावा हमारे पास 2 और पॉपुलर जो लैंग्वेजेस हैं वो है तेलुगु और कन्नड़। तेलुगु लैंग्वेज सबसे ज्यादा विजयनगर किंगडम के अंदर पॉपुलर होती है। कन्नड़ की अगर हम बात करें तो राष्ट्रकूट के अंडर ये काफी पॉपुलर हुई, जिसमें अमोघवर्ष जो एक बड़े रूलर है उन्होंने खुद इसके अंदर लिखा है, और उसके आगे हम देखते हैं विजयनगर किंगडम में भी तेलुगु लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज काफी पॉपुलर हो जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़े ऑफिशियल लैंग्वेज का, जिसमें हमने देखा इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, जबकि इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने क्लासिकल लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट देखा, और ये देखा कि भाई इंडिया के अंदर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। फिर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और हमने क्या देखा कि भाई मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस जो हैं, जैसे कि हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, पंजाबी हो गई, बंगाली हो गई, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ और इनके अंदर कौन मेजर राइटर्स रहे हैं और क्या मेजर किताबें रही हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने अपने लेक्चर में पर्शियन के ऊपर भी फोकस किया है। पर्शियन लैंग्वेज इंडिया के बाहर से आई है अरब और टर्क इन्वेजन्स के तहत, लेकिन इसके ऊपर इंपॉर्टेंस हमने क्यों दी है, क्योंकि पूरे मिडिवल पीरियड में जब तक दिल्ली सल्तनत और मुगलों का राज रहा है तब तक पर्शियन लैंग्वेज के अंदर ही हमारी मेजर कॉम्पोजिशंस हुई हैं, ये हमारी कोर्ट लैंग्वेज थी, और इसीलिए ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा लैंग्वेज और लिटरेचर का डिस्कशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक स्टडिंग विथ मी, प्लीज डोंट forget to like this particular video, and also don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much for joining me.